फसलों पर कंफर्टेबल। सर हमारा रिजल्ट जब भी आएगा सर जी, सर फोटो अपने ऑफिस में लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं बहुत उत्साहित हूँ रिजल्ट के लिए। इतनी मेहनत की है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेहनत का फल आएगा। सर हाइड्रोपोनिक्स कृषि में सारे फसल की खेती कर सकते हैं या कोई विशेष फसल होती है? तो किसी ने सवाल किया हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स बच्चों वो होती है जो जल में खेती होती है। इसमें मृदा नहीं होती, मृदा नहीं होती, पानी में ही पोषक तत्व डाल दिए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स इज अबाउट एग्रीकल्चर इन वाटर मीडियम। तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर पुट इन दैट। अब एक बात बताइए, प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि क्या हाइड्रोपोनिक्स सभी फसलों के लिए हो सकता है? तो यार देखिए, जो बच्चा हाइड्रोपोनिक्स कहीं से पढ़ के आया है तो भाई एक कदम आगे पढ़ लेते। क्या आपको लगता है कि पानी में सारी फसल हो सकती है? क्या ऐसा लगता है कि पानी में फसल हो सकती है? तो जनरली छोटी मोटी फसलें हुई, आपके पत्तोदार जो फसलें होती हैं वो इसमें हो रही है, कुछ टमाटर हो जा रहा है, कुछ इसको कहा जाता है अर्बन फार्मिंग, शहरी कृषि। शहरी कृषि, क्योंकि भूमि की जमीन की कमी हो रही है तो हम क्या करते हैं, पाइप लेते हैं, पाइप में इस तरह के छोटे छोटे छेद कर देते हैं और उसमें हल्के से पौधों के गमले लगा दिए और इसमें पत्तेदार आपका धनिया और वो हो गया। और इसमें क्या कर दिया हमने, जल प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर क्या है, पानी पानी बह रहा है। और ये पाइप कहाँ पे लगा हुआ है? आप ही के घर में लगा हुआ है, आप ही के घर में दीवार के साथ लगा दिया। ये आपके घर की दीवार पर ये लगा दिया। आप यहाँ पर खड़े कृषि देख सकते हैं। इसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। सर गाजर पालक धनिया, तो ये कहने से सारी कृषि हो सकती है। एक बात बताइए, जिसने हाइड्रोपोनिक्स पढ़ा था ये पढ़ लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के लिए आपको लगता है कि भारत में जैसे कल किसी ने वो कहा था ना कि नकली वाली बातें करते हैं लोग, कल या पिछली क्लास में किसी ने कहा कि एग्री शेड लगा देंगे, प्लास्टिक के जो पॉली हाउस होते हैं, पॉली हाउस में पूरी खेती कर दूंगा। अरे भाई, धान गेहूं इतने बड़े क्षेत्रों में कैसे पानी लग जाएगा, है ना? तो ये सारी बातें थोड़ा बहुत उसको समझना होगा। तो उस चीज को जब आप प्रश्न पूछते हैं, जब आपको एक नया शब्द आए है तो एक कदम आगे बढ़ जाइए ना, एक कदम आगे बढ़ जाइए, आप उसी में घबरा जाते हैं। एक कदम बिल्कुल आगे बढ़ना है। हाइड्रोपोनिक्स से पढ़ ही रहे हो तो ये पता क्या हो जाता है, जब आपका सवाल आता है वो फिर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लगता है। वो एग्जाम पता कैसा लगने लगता है, सवाल ऐसा लगता है कि ये सवाल पूछा जैसे कृषि का चैनल चलता है ना, किसान चैनल, तो किसान चैनल पे किसी ने पूछा छात्र की तरह बात करें। सर मैं हाइड्रोपोनिक कल्टीवेशन की हूं सर ट्रेनिंग में। चलिए अच्छी बात है, बदलती चीजें हैं, अच्छी चीज आ रही है। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो क्या हाइड्रोस्फीयर का एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है? देखिए दार्शनिक बातों का समय छोड़ दीजिए, अब हमारे कृषि और सिंचाई पर। कृषि और सिंचाई पर फसलें खत्म हो चुकी है, नहीं हो चुकी है? फसलों की बात, फसल में कंफर्टेबल हो गए कि नहीं? फसल, तो फसल को चाहिए मृदा, ऊर्जा तत्व, यहाँ से मिल जाएगा पोषक तत्व। पोषक तत्व भी देती है मृदा। मृदा एक तरह का आधारशिला भी देती है जिस बेस में फसल तैयार होगी। तो इसको अंग्रेजी में सबस्ट्रेट कहते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स और सूर्य तत्व आप जानते हैं, सनलाइट। और क्या चाहिए? पानी चाहिए, वाटर। फसल को इतना चाहिए। फसल को ऐसा नहीं है कि भैया उसमें जो है बिरयानी और मसाला चाहिए, उसको बस इतना चाहिए, इतने में काम हो जाएगा। ठीक है? तो मृदा, सूर्य तत्व, पानी, मृदा, सूर्य तत्व, पानी, पोषक तत्व आधारित सबस्ट्रेट है। अब इसमें क्या है कि ये पानी की जो उपलब्धता है, पानी की जो उपलब्धता है ये वेरिएबल है। ये क्या है? असमान है, नॉन यूनिफॉर्म, दो तरह से असमान है, स्पेशली स्थानिक रूप से और दूसरा टेम्पोरली, कालिक रूप से। अगर मैं भारत की बात करूं, तो क्या भारत में असमान वर्षा होती है कि नहीं होती? भारत में नदी तंत्र सब जगह उपलब्ध है? नहीं सर, सभी जगह उपलब्ध नहीं है। क्या भारत में वर्षा सभी जगह उपलब्ध है? नहीं। वर्षा वृष्टि क्षेत्र भी है, वृष्टि क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा होती है, वृष्टि छाया क्षेत्र भी, वृष्टि छाया क्षेत्र भी है तो अभी नहीं है। तो भारत की बात सवाल हो जाता है। भारत में काल की बात करते हैं। वर्षा की अगर हम बात करें तो भारत के 4 महीनों में 80% वर्षा होती कि नहीं होती? यानी 8 महीने तो भाई पानी आएगा ही नहीं, 8 महीने तो पानी आएगा ही नहीं। तो समस्या है कि नहीं? यस, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मुझे बताइए कि आपको फसल लगानी है, मृदा तो अपनी जगह है, भगवान का आशीर्वाद है, तो आपके क्षेत्र में अच्छी मृदा है। सूर्य तत्व, क्योंकि हम एक उष्णकटिबंधीय देश हैं, वी आर अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो धूप की भी भारत में कमी नहीं है, मृदा भी हो जाएगी, पानी बदलता है। पानी के बिना फसल नहीं हो सकती, पानी के बिना फसल नहीं हो सकती। तो ये मैं कहूंगा ये प्राकृतिक उपलब्धता है। ये कौन सी उपलब्धता है? प्राकृतिक उपलब्धता, नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए फसल के लिए। पर अगर ये नहीं है तो क्या आर्टिफिशियल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, आर्टिफिशियल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अच्छा आप लिख भी रहे हैं, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से, कृत्रिम जल उपलब्धता क्या कराई जा सकती है कि नहीं? सोच के बताइएगा मुझे। अगर हमारे पास प्राकृतिक रूप से नहीं है, अगर प्राकृतिक रूप से नहीं है तो क्या कृत्रिम रूप से जल उपलब्धता कराई जा सकती है कि नहीं? लोगों को समझ में आया नहीं आया, यही तो सिंचाई कहलाती है। सिंचाई की परिभाषा क्या है? व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन है क्या? कुछ लोग इंदिरा गांधी नहर कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं, कुछ वो कह रहे हैं, कुछ इसकी उसकी सब बातें कर रहे हैं। अगर आपकी फसल आपको लगानी है और प्राकृतिक रूप से पानी उपलब्ध नहीं है तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंचाई करनी है। सिंचाई की परिभाषा क्या है? सिंचाई की परिभाषा आर्टिफिशियल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कृत्रिम जल उपलब्धता। डन हो गया कि नहीं? वेरी इजी। तो पहला तो ये समझ, पहली चीज क्या समझनी है कि भाई ये सिंचाई होती क्या है? सिंचाई इसलिए होती है कि भाई सिंचाई जब आपके पास प्राकृतिक रूप से उपलब्धता सुनिश्चित ना की जा सकती हो, व्हेन नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैन नॉट बी एंश्योर्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, व्हाट यू ऑप्ट फॉर इज अ मैन मेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है? एफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉप को देते हैं इरिगेशन। नहीं बेटा, एफिशिएंसी अलग बात। आप मूर्खता में भी पानी तो दे सकते हैं, सिंचाई तो कर सकते हैं और आप खूब सारा बर्बाद कर दीजिए, तो इसमें एफिशिएंसी नहीं लाएंगे। इसमें एफिशिएंसी नहीं लाएंगे। पहली चीज ये कि भाई कृषि होती क्या है? बिल्कुल। तो विद्युतमा कह रही है कृत्रिम रूप
गूगल से गेस मारेंगे, मान लो कब से चली आ रही है ऐतिहासिक रूप से। कुछ लोग झूठ की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से झूठ रहेगा ना, वो फसल भी करवा देंगे। ठीक है सर, मशरूम पूछे जा रहे हैं, कहाँ पूछे जा रहे हैं भाई? किसमें ज्यादा मशरूम पूछे जा रहे हैं? हम तो परीक्षा जान ही नहीं रहे, मशरूम पूछे जा रहे हैं। तो मशरूम क्या भूगोल में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, जरा बताओ तो सही। मशरूम है शुरू ही सभ्यता या सिविलाइजेशन? आपने पढ़ा होगा इतिहास में, सिविलाइजेशन का आधार नदी घाटी, नदी घाटी प्लस 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 कृषि है कि नहीं? रिवर वैली, सेटल्ड एग्रीकल्चर। तो तभी तभी बच्चों पानी की जरूरत पड़ गई होगी, तभी क्या हो गया होगा, पानी की जरूरत पड़ गई। पानी की जरूरत सबसे बड़ी सभ्यता सिविलाइजेशन होगी। तो जब आप कृषि चाहिए तो भाई आपको तो पानी तो चाहिए। तो पानी की उपलब्धता और सिंचाई की बात तभी से। अब अगर मैं सिंचाई की बात करूं तो अगर मुझे ऐतिहासिक रूप से अगर सिंचाई देखनी हो तो मुझे लगता है कि सिंचाई विकास के 3 दौर हैं, 3 फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बहुत आसान से आप देखेंगे तो आप मुस्कुराएंगे, ये क्या बड़ी बात है। तो चिरकाल से, कह सकता हूं चिरकाल से 1830 तक, इसको कहते हैं प्रथम दौर, फर्स्ट फेज। चिरकाल से 1830 तक, यहां तक क्या था, अडेप्टिव इरिगेशन। आशा आप लिख भी होंगे, अडेप्टिव इरिगेशन। ठीक है, अडेप्टिव इरिगेशन क्या होता है कि आप अनुकूलित सिंचाई, इसमें क्या होगा, एक तरह की पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था। तो सिंधु के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। अरे बाबा, हुआ। हम सिंचाई की बात कर रहे हैं तो मुझे इतिहास में मत लेकर जाना, है ना? ठीक है सर, गुच्ची मशरूम सर 2023 में पीटी में था, क्या था सुषमा जी? तो बता दीजिए गुच्ची मशरूम के बारे में जो आप जान देना चाह रही हैं। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, सांप पे क्वेश्चन आया था, उससे कुछ फेल हुआ क्या? तो 2023 में गुच्ची मशरूम में प्रश्न था, तो गुच्ची मशरूम का प्रश्न पढ़िए, और मुझे बताइए कि क्या उससे आपका भूगोल कमजोर हो रहा है क्या? इस तरह के तो हर बार आएंगे। सर आपसे प्लूटो का भाई सुहाग उजड़ गया फिल्मी स्टाइल में, प्लूटो ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी। यहाँ पे आ जाए, अडेप्टिव सिंचाई, पारंपरिक सामुदायिक सिंचाई। हाँ जी, और लोग मुझे कहते हैं भाई सर क्या गुच्ची मशरूम नहीं पढ़ा है? पढ़ने गुच्ची मशरूम। हाँ जी, तो बच्चों एक बात बताइए, सोच लीजिएगा, सभी लोग थोड़ी देखेंगे प्लूटो वाले को भूलते हैं। प्लूटो वाले की कल्पना तो कोई काम की नहीं है। बाकी लोग ध्यान दीजिए, आपको कल्पना करनी है, आप सिंधु घाटी सभ्यता में चले जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या उस सभ्यता की आबादी बहुत ज्यादा है? सोच लीजिए, सभी लोग वहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने को कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब आप पहुंचे तो क्या वहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी है? नहीं। क्या वहाँ बहुत ज्यादा तकनीक है? नहीं। क्या वहाँ बहुत ज्यादा खाने की मांग है? नहीं। क्या वहाँ पे बहुत सारे बाजार हैं जिनमें फसलें बिकती हैं? नहीं। तो लोग अपने जीवन यापन के लिए यूज करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए खाना उगाते हैं। अब मान लीजिए कि सिंधु घाटी में इस वर्ष जो है नदी में पानी कम है और वर्षा भी ज्यादा नहीं हुई, तो लोग कृषि का काम करेंगे। अब एक अकेला आदमी कृषि में सिंचाई जो है व्यवस्था नहीं कर सकता, तो क्या होगा, पूरा का पूरा गांव जुड़ जाएगा। कौन जुड़ेगा? पूरा का पूरा गांव जुड़ेगा, पूरे के पूरे पारंपरिक तरीके से। अब आप अगर कल्पना करते हैं, प्लूटो को हटा दीजिए, आप बताइए कैसे सिंचाई सुनिश्चित करोगे अपने खेत की? आप वहां पर है सिंधु घाटी सभ्यता में, आपको थोड़ी बहुत खेती करते थे, इस बार पानी नहीं आया, क्या करोगे? जल्दी बताओ कैसे? आपको बस एक अंदाजा लगाना है। रमेश कुमार, मैं मानता हूँ एक ने कहा तालाब खोद लेंगे, ये भी मैं मानता हूँ। फिर किसी ने कहा नहर बनाना भैया बड़ा तकनीकी काम है यार। नहर बनाना तकनीकी काम है कि नहीं? तो नदी जो पानी ला रही थी होगा क्या? पारंपरिक तरीके जो है ना बच्चे, कुआं और तालाब, यही होगा, नहर नहीं होगी। तो छोटा सा बनाना है भाई, आप सोच के देखिए, इसलिए बताया कि सोचिए, तालाब और कुआं लोगों ने खोद दिया। सर ट्यूबवेल लगाकर सर क्या सिस्टम बना देंगे? साक्षी देखिए, ऐसा वाला मत करिए। फिर आप प्लूटो की तरह बात कर रही हैं कि प्लूटो का सुहाग उजड़ गया, ऐसा मत करिए। वहां पे उस समय ट्यूबवेल नहीं होता था मैडम, सच बता रहा हूँ, ना ट्यूब थी, ना वेल था, ना डीजल था, ना बटन था, ना बिजली थी। मैडम थोड़ा सोचिए, ऐसे मतलब मास्टर जी के होश में उड़ा दीजिए कि सर वहां गए, अपनी फरारी में बैठकर पहुंचे सर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो लाभार्थी थे सर, और उन्होंने ऐसी कृषि कर दिया। समझ करो, हौसला टूटता है, बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। कुआं में ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए कुआं खोद दिया, कुएं से पानी कैसे निकालोगे? नदी की दिशा बदल देंगे विनोद यादव। तो नदी की दिशा विनोद यादव कैसे करोगे? मतलब ड्रोन हमला करोगे? हाँ, या फिर पूरा इंजीनियरिंग आईआईटी से लेकर जाके लड़के खड़े कर दोगे? आते बहुत सारे ऐसे आते हैं, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका कंपटीशन बहुत कम। सर ये रस्सी से तालाब में, वो कुएं में रस्सी से खींचा जाएगा। ओहो, तो इसमें तो बहुत श्रम लगेगा कि नहीं? सर इसमें बहुत ज्यादा श्रम लगेगा सर, पुली से खींच रहा है। अच्छा, ये दिक्कत है। तो फिर हमने क्या किया? हमने कहा पुली से नहीं खींचते हैं, जानवरों से करवा सकते हैं, तो पशु से श्रम करवा सकते हैं। आपने कितने लोगों ने वाटर मिल देखा है, जिसको हम कहते हैं रहट होता है, जिसमें एक बैल घूमता रहेगा, एक बैल ऐसे गोल गोल घूमता रहेगा, और बैल जो घूम रहा है वो कुएं में बाल्टियों का एक पूरा का पूरा एक ड्रम है, मुकुल कह रहे रहट सिस्टम, और रहट से पानी बाहर आता रहेगा सभी लोग। तो बैल चक्कर लगा रहा है और पानी जो है कुएं से बाल्टी निकलता जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, बहुत सारा पानी संभव है, सीमित है? ये जो तरीका है बहुत सारा है या सीमित है? सर कोलू देखा है मैंने, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोलू, रहट, ऑक्साइकिल, वाटर साइकिल, आप कितने बढ़िया बात कर रहे हैं सर। हमने एनसीईआरटी में बहुत ही खुश हुआ सुनकर, प्लूटो के बाद मेरा हौसला बढ़ा है। ठीक है सर, सीमित है, बहुत अच्छी बात है। तो सीमित कृषि हुआ करती थी, लोग सुख से रहते थे, प्रेम से रहते थे, पारंपरिक और सामुदायिक रूप से। सो दीज वर ट्रेडिशनल मेथड्स। इंग्लिश वाले जो मुझसे दुखी होंगे उनके लिए बच्चों, दीज वर कम्युनिटी ओनरशिप। अच्छा एक बात बताइए, कोई उस तालाब में अगर कचरा फेंकेगा, उसके आसपास मलमूत्र करने की कोशिश करेगा, तालाब के आसपास या कुएं के आसपास, तो लोग पकड़ के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? लोग पकड़ के मारेंगे ना। कोई भी खुले में शौच करने चला गया, मारेंगे कि नहीं मारेंगे? कि भाई ये हमारा संसाधन है, हाथ मत लगाना। अपने कुएं का, अपने तालाब का लोग देख रेख करते थे, और थोड़ा कृषि ऐसे होती थी। ये क्या है बच्चों? ये हमारा चिरकाल से 1830। अच्छा बच्चों, 1830 से आज 2023 आ गया, कितने साल हुए? आज से 200 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ आपको। पानी किसकी जिम्मेदारी थी, हमारी या सरकारों की? सोच के बताइएगा।
हमारी या सरकारों की? पानी किसकी जिम्मेदारी थी? पानी हमारा था। उस पानी को कोई हाथ लगाएगा तो जान ले लेगा। और पानी सीमित था। क्या हम प्रकृति को कहीं से भी हानि पहुंचा रहे थे? वर वी एंडेंजरिंग द एनवायरमेंट? ना, कुछ नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहे थे। अब आता है 1830 में बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कोलोनियलाइजेशन आ चुकी है और ये यूरोपीय लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है। तो यूरोपीय लोगों ने एक आइडिया लगाया, यार एक काम करो, लोग तो कृषि करते हैं, हम एक काम करेंगे कि अगर एक नदी बह रही है, क्या हो रहा है, नदी बह रही है ना, और यहाँ पर खेत है, यहाँ पर क्या है, खेत है, ये कृषि योग्य भूमि होगी, ये कृषि योग्य भूमि एक। लेकिन कृषि तो इधर इस पट्टी में भी हो रही है, इस पट्टी में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कृषि तो सब पट्टियों में हो रही है। तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तो क्यों नहीं हम यहाँ से एक नहर बनाएं और इस नहर से हम लोगों को दूर दराज तक पानी लेकर जाएंगे। सभी लोगों को समझ में आया नहर क्या होती है? नदी के पानी को इस तरह से इन नहरों में चलाया जाएगा। बताइए लाभ होगा कि नहीं होगा? तो मणिकांत सर दिखाई दे, चलिए बहुत अच्छी बात आप देख रही हैं। तो जो लोग नहीं देखे चिंता ना करिए, सर विलियम बेंटिंग, अरे जो भी कर रहे हैं, किसी ने ऐसा खादा भांगर, ठीक है, नहर का विकास हो गया। सो 1830 की जब हम बात करते हैं, ये है सेकेंड फेज। 1830 से 1970 भारत सिंचाई विकास। अब आपको सोचना है इसके लाभ क्या होंगे और इसकी हानि क्या होगी। आप 1 मिनट तक सब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, लाभ और हानि मुझे बताएंगे जल्दी से। अरे जो आज की नहर है कोई गुप्ता काल की नहर नहीं है, जल्दी से। मेरा काम है फिर वही, मैं भूगोल पढ़ाता हूँ, तुम लोग उसमें इतिहास डालते हो, फिर इतिहास पढ़ाता हूँ तो फिर भूगोल डाल देते हो। जल्दी से बताओ इसके लाभ और हानि, जल्दी से बताइए। तो अनाज ज्यादा हो, अनाज बना को पहले पानी को ले आओ, जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी, है कि नहीं? 12 महीने हो जाएगी। अगर आपके पास पेरिनियल रिवर है, अगर आपकी नदी 12 महीने की है, तो आपके पास पानी हो गया कि नहीं हो गया? पानी हो गया, ठीक है। अच्छा, जल उपलब्धता हो जाएगी, जल उपलब्धता हो जाएगी तो फसल, आप फसल के प्रकार भी ऐसी फसल चुन सकते हैं जिसमें पानी हो, ज्यादा पानी वाली, ठीक है। और उत्पादकता, दोनों बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, जल संचय भंडार होगा, अगर जल संचय होगा तो इसमें और भी तो चीजें हो सकती है। नहर में, नहर में क्या क्या हो सकता है? नहर में और क्या क्या हो सकता है? पीने का जल, पेयजल मिल जाएगा। और उद्योग के लिए भी, उद्योग के लिए भी जल मिल जाएगा। कृषि का विकास तो हो रहा है, सोचिए तो सही, पानी का उपलब्धता आ गई, उद्योग हो गया, और मेरे ख्याल से तो पर्यटन भी हो सकता है। नहर के आसपास कुछ बढ़िया वाटर पॉइंट, वाटर स्पोर्ट, आकाश कहने से मछली पकड़ सकते हैं, बिल्कुल मत्स्यन भी हो सकता है, मत्स्यन हो सकता है। आप भैंस की पूंछ पकड़ के स्विमिंग सीख सकते हो कि नहीं? मत्स्यन, हाँ जी, संभव। इतना करी ऊर्जा नहीं होता बेटा, मैं डैम नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ नहर बनाई है। कुछ लोग अपनी भावनाओं में बह जाते हैं, पशुओं को भी नहलाया जा सकता है, पशुओं का चारा और ये सब। हाँ जी चलिए तो आगे बढ़े। व्हाट इज दिस? तो वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी जो इंग्लिश वाले बुरा भला कह रहे होंगे मुझे, कोई बात नहीं। फसल के प्रकार, क्रॉप टाइप एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और क्या? जल संचय, जल संचय से क्या होगा? आपके पास ड्रिंकिंग वाटर आएगा। सर ये संचय नहीं पता होता अंग्रेजी में क्या होता है यार? वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोरेज, तुम तो ना इंग्लिश और हिंदी, तो वाटर स्टोरेज, ड्रिंकिंग हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, सर कपड़े भी धो सकते हैं, जो धोना भूला। समझ से पशुपालन, सर मानव जीवन सुगम हो जाएगा। रूपा ने कहा मानव जीवन सुगम, ऐसा है क्या? हाँ जी, मानव जीवन सुगम, ऐसा है क्या? देखते हैं, क्योंकि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। जल्दी बताइए इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे? सर हम खुद ही ट्रांसलेट करके, नहीं भाई हमारा काम है, हम लिख देते हैं। सर नदी से यातायात भी हो सकता है, वेरी गुड। ड्रिंकिंग हो सकता है, बच्चों ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यातायात हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, हिंदी इंग्लिश। नेगेटिव बताइए सर। सर यहाँ पर देखिए, पहले बाढ़ आती थी बच्चों, पहले बाढ़ आती थी तो कहाँ पर आती थी? सर खादर तक आती थी, यहाँ तक आती थी। अब बाढ़ नई जगह पे आएगी कि नहीं? बाढ़ का खतरा बढ़ा, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। और लागत कितनी आएगी? लागत, ये नहर का नेटवर्क बनाने के लिए लागत बहुत हाई है। इन्वेस्टमेंट कहां से लाओगे? कैपिटल इंग्लिश में भी लिखते हो, ये पूंजी कहां से लाओगे? एंड फ्लड प्रोननेस, जो हमारे बच्चे अंग्रेजी में लिख रहे हैं, फ्लड प्रोननेस, फ्लड प्रोननेस बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, क्या इसमें लोगों की लड़ाई हो सकती है? इंटरस्टेट डिस्प्यूट, नहर का पानी छोड़ो, नहीं छोड़ेंगे, छोड़ो, मैं कोर्ट में जाऊंगा, ये जाऊंगा, वो जाऊंगा, भाई नहीं हो रहा, लड़ाई हो रही कि नहीं हो रही है? लड़ाई हो सकती है, वाद विवाद होता है, मनमुटाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, तो इंटरस्टेट डिस्प्यूट, झगड़े लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक और बात बताओ, ज्योग्राफिकल बात बता, जल भराव हो जाता है, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, जल भराव। कई जगहों पर ढलान नहीं होती है तो पानी भरने लगेगा, जल भराव हो सकता है, हो सकता है। अच्छा जब ये होंगे तो यहाँ पर मुझे बताइए, वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाटर बॉर्न डिजीजेस बढ़ जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मच्छरों की मात्रा, मच्छर कीट बढ़ जाएंगे, इनसे जुड़े हुए रोग, संभावना है कि नहीं है? एक बात बताइए, पानी छोड़ना है किसान के लिए, छोटा किसान और बड़ा किसान, अमीर किसान ज्यादा फायदा लेगा कि नहीं होगा? कई चीजें हो सकती है समाज में। क्या इसके बाद एक इसका 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 इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होगा, इकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होगा पारिस्थितिकी या पर्यावरण पे। जल कटाव होगा, जल से मृदा का कटाव होगा, होगा या नहीं होगा? होगा, हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का खतरा हो सकता है, सकता है। सर जी आपने वैसे ही बता दिया कि हमारा जल भराव हो सकता है। जल भराव से आपने लिखा इंदिरा गांधी नहर, एनसीईआरटी में पढ़ा हो,
तो इंदिरा गांधी नहर से पानी का रिसाव हुआ, शुष्क क्षेत्र में था और वो पानी ऊपर आया वाष्पीकरण होकर, तो इट वाज इन द सेमी एरिड एरिया, द वाटर केम अप एंड इवेपोरेशन और सॉल्ट छोड़ गया, तो लवणीकरण कर सकता है। तो यहाँ पे जब हमने वाटर लॉगिंग लिखा जल भराव, तो यहाँ पे दलदली भी लिख सकते हैं, दलदली भूमि, और लवणीकरण भी कर सकते हैं, लवणीकरण। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वाटर लॉग आप लिख सकते हैं, लवणीकरण को सैलिनाइजेशन कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो हमने से किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी नहीं लिखा बच्चों की तक, कितनी बड़ी बात, भूमि संसाधन का नुकसान। भैया नहर लगाने के लिए लैंड रिसोर्स भी तो लगेगा कि नहीं लगेगा? लैंड रिसोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा ना भाई। उतनी भूमि जो आपकी खेती के लिए बढ़िया भूमि थी वहां पे तो नहर चली गई, बताओ आपकी भूमि तो खाई गई, है कि ना? ये तो गलत बात है, लेकिन ना हमारी सर तो हमारी जमीन खा गई। तो और पता है इसमें बहुत लड़ाई होती है। आपको चाहिए पानी, जब आपको पानी चाहिए तो भाई पानी का छोड़ नहीं रहे हो, अच्छा इसका प्रबंधन भी होगा, प्रबंधन पे खर्चा होगा। ये जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट है इसके प्रबंधन का खर्चा भी तो होगा। और पहले किसको ज्यादा पानी मिलेगा, 1 को मिलेगा, 2 को मिलेगा, 3 तक आते आते खत्म हो जाएगा, और भाई इसका टैक्स भी तो लगेगा, शुल्क भी लगेगा, पैसा। जब भूमि उपलब्धता कम हो जाएगी ये तो बड़ी समस्या है। तो ये बताइए किसी छात्र ने या छात्रा ने कहा था मानव जीवन सुगम होगा, हुआ या नहीं हुआ? मानव जीवन सुगम सब गंगा सी, हुआ या नहीं हुआ? आपने तो कहा नहर से तो जीवन सुलभ हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या जरूरी है कि नहीं? बात सर हाथ मुंह और बर्तन भी धो सकते हैं अंकुश। अंकुश तुम कभी गाँव वहाँ गए हो कि नहीं? हाथ मुंह और बर्तन मतलब आप सोच रहे आप खेती कर रहे हो, आपको दिक्कत हाथ मुंह और बर्तन धोने, कितना बर्तन है, इतना कौन 56 भोग बना के किसान ले जा रहा है, तो किसान को हाथ मुंह और बर्तन की दिक्कत होगी। बढ़िया बताए हो यार। शाम को स्विगी से पार्टी किए हो, सारे मित्र मिलकर हॉस्टल में दबा के खाए हो, पिए हो, अचानक पानी नहीं आ रहा तो समझ में आता है तुमको हाथ मुंह और धोने को नहीं मिला। किसान को ये दिक्कत नहीं है कि बर्तन धोने गया, बताओ यार, वो बेचारा गमछे में बांध के ले जाता है, रोटी 4 प्याज पड़ेगा, हल्की चटनी, उसको खाकर वो चला रहा है और कह रहा है कि सर हाथ मुंह और वो। और सोचो ये लोग ये कहते हैं सर हम देश को बदलना चाहते हैं, हम देश का दर्द समझते हैं। एक प्लूटो के बेचारे का सुहाग लूटने का दर्द है, और एक कह रहा है किसान जो है हाथ मुंह धो पाएगा, लिपस्टिक लगाएगी उसकी मैडम किसान आईना में, अरे बेचारा दिन दिन तक नहाते नहीं यार, क्या ही बात करते हैं। कृषि का तो सर हमको हिस्ट्री वाले टीचर लाइट दिखाए थे, तुम लोग ऐसे ही देख रहे हो म्यूजियम में खेती। यही मेरे देश के किसान का रोना है, बेचारा म्यूजियम की चीज हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है आप लोगों को म्यूजियम से बाहर लेकर आऊं और थोड़ी किसानी छुआ के बताएं कम से कम, है कि नहीं? भैया ज्योग्राफी हम पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए हमें नहीं पता, बट ये जरूर है कि भारत दिखाई दे। एक बात बताएं आपको, एक बात बताएं, आपने ध्यान नहीं दिया, ये अंग्रेजों ने ना, अंग्रेजों के लिए तो निवेश था। अंग्रेजों ने क्या किया? पूंजी निवेश। अंग्रेजों का बहुत लूट का पैसा था। अंग्रेजों ने कहा सुनो भाई एक काम करो, ये नहर बनाओ और भारतीय किसानों को कहो नहर से पानी आएगा और इसका शुल्क लगेगा। पूंजी निवेश किस लिए किया? आपने सुना लोग जो है बैंक में पैसा डालते हैं कि इंटरेस्ट ब्याज आएगा, लोग कई जगहों पर पैसा लगाते हैं कि भाई इससे ब्याज आएगा, ये अंग्रेजों ने कर दिया। और फिर अंग्रेजों ने कहा कि किसान से जाकर अब लगान लेना है। लगान तो आपने सुना ना, जमींदारी में लगान सुना, उसी तरह से पानी का शुल्क लिया जाएगा। अब अंग्रेज में सोचो यहाँ पर भारतीय किसान खड़ा है, उसकी फसल बेचारी की हुई नहीं है, बहुत गरीब है, और जो है अंग्रेज आकर कहता है कि पानी का शुल्क दो। तो क्या लोग देंगे या लड़ पड़ेंगे? लोग देंगे या लड़ेंगे? साहब फसल चली गई, अब कुछ नहीं मिला है, देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। तो फिर कंपनी का जो गोरा आएगा वो गाली गलौज करेगा, जब वो गाली गलौज करेगा कुछ लोग उसे पकड़ के मार देंगे। तो वो पिटना नहीं चाहता, तो उसने क्या किया, उसने भारतीय लोगों को कहा सुनो जमींदार येदार जितने भी हो, तुम्हें अपने ही लोगों को कुटाई करनी है, बट मेरा कर्जा जरूर वसूल लेना। एक नया दार पैदा हुआ, इसे महलदार कहते हैं। इस जलीय क्षेत्र को एक महल घोषित हो गया। जैसे जमींदार के पास जमीन होती है, ये एक महल हो गया, ये दूसरा महल हो गया, तो एक नई पोस्ट बनी महलदार। एक भारतीय होगा जो लठैत लेकर जाएगा, पानी का पैसा दो, नहीं दिया तो मारोगे दबा के लिए। वापस में राव महलो नोबिस मॉडल, ऐसा सुना इकोनॉमिक्स में, जो हमारा आजादी के बाद नेहरू महलो नोबिस मॉडल, जो विकास का मॉडल था। ये महलो नोबिस क्या है? श्रीमान महलो नोबिस, महलदार, ठीक है सर। हम नहीं देते थे सर रायतवारी, ये रायतवारी तो किसान के लिए होगा ना, तो लैंड रेवेन्यू में पढ़ाया गया होगा आपको हिस्ट्री की। जमीन की जो टैक्स है वो उगाई, पानी का भी उगा रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया, ये सुंदर समय था, पानी मेरा अपना था, अपने हिसाब से अपना इंतजाम करता था, किसी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, सारे लोग गांव के मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई हमारे कुएं पर कुछ करता है मारेंगे, तुम हमारे तालाब को हाथ लगा के दिखाओ तोड़ देंगे। अब ना तो नहर मेरी, ना गाँव मेरा, मेरे ही गाँव वाले मुझे ही मारेंगे, मुझे ही टैक्स देना होगा। पानी आया जब मुझे चाहिए नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या किया, अपने पानी का अधिकार किसी व्यापारी को बेच दिया। मैंने नहीं बेचा, मुझे डंडा मार के दिया। अब तो समझ में आया कृषि की ये व्यवस्था किसी ने क्यों रोपित की, क्योंकि इसका बहुत लाभ था। सपना क्या दिखाया, अरे बेटा जितना पानी चाहिए पानी ही पानी, खाने पीने के बाद मुंह भी धोने को मिलेगा, बर्तन भी धो लियो। इस लालच में हम आ गए, और आज आप और मैं इसे क्या कहते हैं, मानव जीवन सुगम हुआ। सुगम तो हुआ भाई, सुगम तो हुआ या नहीं हुआ? आयशा बानो कह रही टॉपिक बुकलेट में क्यों नहीं दिए हुए? अरे आयशा बानो मतलब ऐसे रुलाओगी तबली, मास्टर जी इसलिए मास्टर जी का काम है, ये किसी किताब में लिखे नहीं हुए बेटा, ये दिल की किताब से बता रहे होते हैं। जैसे प्लूटो का सुहाग जब से उजला है, वो सब कहाँ पे पूछता है ऐसा सवाल, जब प्लूटो का क्या हुआ, टेंशन सभी किताब में कहीं नहीं दिया। हाँ जी, तो यहाँ तक आ गया मामला, यहाँ तक आ गया। गोरों ने दबा के भैया, गोरों ने अगर 10 रुपया लगाया ना तो इससे 50 रुपया कमा के गया। अब दिक्कत बताता हूँ आपको क्या हुई। अब दिक्कत ये हो गई कि अब जो पुराने तरीके थे, जहाँ पर भी तालाब था, जहाँ पर भी रहट था, गोरों ने तोड़ोगे, इन सबको बोलो जहाँ जहाँ तालाब है, जहाँ जहाँ लोगों के पास अपनी प्रजातंत्र है, इन्हें मुझ पे आश्रित करो। जिसके पास टांगे हैं तोड़ दो, इनको बोलो टांगे मिलेंगी, बोरे की टांग मिलेगी, सबसे पैसा मिलेंगे। तो ये बना आपका, यहाँ पर हम बताते हैं। और आज भी आप देखते होंगे कई जगह पर हम देखते हैं कि सिंचाई की वजह से लोग लड़ रहे हैं, राज्य लड़ रहे हैं, लोगों ने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया। जैसे आप लोगों ने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया। सर जी नोट्स दे देंगे ना सर, ये पीडीएफ
सर ये नोट्स लिखवा देंगे ना तभी मैं पास होऊंगा। कोई सा नहीं है जो मास्टर स्ट्रोक में ना ये ऐसे ऐसे आंसर लिखते हैं ना, अगर आप इसके आंसर देख लोगे मास्टर स्ट्रोक वालों के आंसर, आप कहोगे भाई साहब ये आंसर बनाते कहाँ से हैं, बनाते कहाँ से, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, दिल की किताब, इंटरव्यू भी दिल से निकल आते हैं, है कि नहीं। अब ये चलता रहा फिर आ गया 1947 और भारत हो गया आजाद। अब आजाद तो हो गया, आपने एक चीज यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट लिखा नहीं, बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट अब मैं लाने वाला हूँ। इसमें बहुत सारी दिक्कत है, इसमें बहुत सारी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि भाई इसमें मेंटेनेंस लगती है, इसमें टूट फूट हो जाती है, नहर पे खर्चा करना पड़ता है। नहर एक बार बनाने से काम खत्म नहीं होता बच्चों, नहर की देखरेख करनी पड़ेगी, नहर की टूट फूट का रिपेयर करना पैसा लगता है कि नहीं लगता है। अब 1947 में भारत आजाद हो गया। अब बताइए क्या भारत आजाद हो गया, भारत के गरीब किसान को मार के उसकी गरीबी का फायदा उठाएगी क्या आजाद सरकार? नहीं उठाएगी। आजाद सरकार ने क्या किया, जब नेहरू सरकार आई, चलो भाई अब नहर तो है तो टैक्स अगर किसान नहीं दे पा रहा तो देश की सरकार उनका किसान माफ का टैक्स माफ करेगी कि नहीं करेगी? उन्होंने टैक्स भी माफ कर दिया, टैक्स माफ कर दिया। संगीता कह रही सर मेरा भी जवाब दे दीजिए। अरे बेटा पता नहीं आपका प्रश्न क्या था और जिस तरह से आप लिख रही है ना मेरा भी जवाब दे दीजिए। मुझे लग रहा है प्लूटो के सुहाग से ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं होगा तुम्हारा, इसलिए अपना प्रश्न अपने पास रखो। जो बता रहा हूँ बेटा सीख लो, संगीता जी काम आ जाएगा, किताबों में है नहीं है ना, किताबों वाली चीज मेरे से बार बार पूछते थे प्लूटो का दिल टूटा तो क्या था, ठीक है। देखो सत्यम कुमार कैसे यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं क्या कुछ 2024 के क्या करें, अपने आप ही चल रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। कोई यूट्यूब कह रहा है सर आप मीन्स दिए थे क्या सर, और वो सब कहानी चल रही है, चली जाए उसमें कई बार बात हो चुकी है। फिर इनके हाथ में दे दो तो ये एग्जाम नहीं निकाल लेते। ये प्रिंस कह रहे सर आप मीन्स पास किए थे क्या, आप मीन्स पास किए थे क्या? प्रिंस हम क्या किए थे वो तो हम पहले भी बता चुके, हम तो अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं। तो प्रिंस नाम तो तुम्हारा प्रिंस है, बट इंटरव्यू मेंस के बाद ही दिए होंगे ना, तो हम बोले कि हमारा इंटरव्यू का अनुभव था तो मेंस के बाद ही दिए होंगे ना। अब मिला क्या प्रिंस, प्रिंस का नाम हो गया यहाँ पर। प्रिंस खुद जो है फॉर्म भरने से पहले रात को भाग जाएगा, परीक्षा आएगी, एक परीक्षा जब आएगी ना अगले दिन प्रीलिम्स, तो रात को प्रिंस जो है सब गीला और गीला हो चुका होगा, भाग जाएगा। सर क्या आप मीन्स दिए थे सर, चल कोई टेंशन। तो हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, सीनियर क्या होते थे, जब हम परीक्षा देने गए तो हमको बताया गया कि यार जो भी परीक्षा दे रहे हैं वो सब बहुत जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट दिए हैं और जो है उनसे पूछ लो। ये जैसे प्रिंस टाइप के लोग ना आप दिए थे क्या मीन्स, तो ऐसे वाले बहुत पंचायत लगाते कि हम मीन्स दिए, ये दिए, वो दिए, सारी कहानी चल रही थी प्रिंस वाली। तो ये हमारे प्रिंस भैया थे, तो प्रिंस भैया जो भी है तो कोई हमें ले गया प्रिंस भैया के दरबार में, प्रिंस भैया के दरबार में ले गया। तो हम पहुंचे प्रिंस भैया के दरबार में, हमने देखा प्रिंस भैया के दरबार में बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, छात्राओं पे खास विषय समझा रहे थे। प्रिंस भैया समझा रहे थे बेटा ऐसे करो वैसे करो, हम बहुत सारा एग्जाम दिए, देखा हमने बहुत सीरियस है और लड़कियां भी एकदम समझा रही थी भैया बहुत जानते हैं, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद हम दरबार से क्या प्रिंस भैया के, उसके बाद हम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा वो प्रीलिम्स हुआ, वो प्रीलिम्स बहुत टफ आया था भाई, बहुत टफ आया था, तो अक्सर आ जाता है जो भी कर रहा था। तो हम शाम को आए, हमने कहा यार प्रीलिम्स बहुत टफ था, कट ऑफ के जस्ट पास आ रहे हैं, होगा नहीं होगा, मित्रों से बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा प्रिंस भैया जिनका दरबार होता है तो कई बार दिया, उनसे पता किया जाए उनका कैसा रहा। तो हम पहुंचे, हम ये आपका कैसा रहा, बोले यार हम तो एग्जाम नहीं दिए। उनके आप साक्षात मतलब पुरुष नहीं महापुरुष, जो परीक्षा को देखते ही मतलब आग लगा देंगे, बवंडर ला देंगे, प्रिंस भैया कहीं एग्जाम दिए। बोले कल रात को ना परीक्षा से पहले कल ही रात को हमारा अपना ही चश्मे पर पैर पड़ गया, तो चश्मा टूट गया, चश्मा। हम देखते हम यार अगर हमारा चश्मा टूट जाता, हमारे पूरे साल भर की मेहनत, तो हम उसका टुकड़ा लेकर चले जाते हैं, एमसीक्यू ही तो है, हम तब भी करके आते। चश्मा कैसे टूट गया, अपने ही चश्मे पर कैसे टूट गया? हम बोले भैया चश्मा तो ठीक है टूट गया, आप बिल्कुल ही चश्मा के बिना अंधे हो, तो एक तो स्पेयर भी होगा। हाँ स्पेयर भी नहीं था हमारे पास। तो फिर हमने कहा हम बहुत दुखी होने का, चलिए आपकी वर्ष भर की मेहनत बेकार चली गई। बोले नहीं नहीं आज रात शराब पिएंगे सब ठीक हो जाए। ऐसे वाले बहुत घूम रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं, प्रीलिम्स भी दिया, मीन सर आप भी दिए हैं क्या? ये सब भोपाल करने की जरूरत नहीं, आपको परीक्षा देनी है, आपको अपना विश्वास रखना है। तो फिर आपसे अनुरोध है ये सब मायाजाल में मत फंसिएगा कि कौन दिया है कौन नहीं दिया, आप देंगे अकेले होंगे। और मैं बता रहा हूँ महलदार इसके हाथ में कुछ मत दीजिएगा, इस सरकार के हाथ में जो सिंचाई बना रही है आपके लिए और जो आपसे टैक्स लेगी, इस अंग्रेज गोरी सरकार के हाथ में अपना कुछ मत देना। अपना छोटा छोटा कुआं तालाब बना के इस परीक्षा को पास करेंगे। ये मूर्खता बंद कर दो कि सर वो किए या नहीं किए। और वही है जो एक तो एसएससी की परीक्षा पास करके बैठा हुआ यूपीएससी को देंगे पीडीएफ छापकर। तो अब बहुत सारे तो ये हमारा दूसरा फेज है। दूसरे फेज में समझिएगा भारत सरकार आ गई है, भारत सरकार आ जाए, भारत की सरकार ने क्या किया, टैक्स आ नहीं रहा है और खर्चा हो रहा है। नहर एक बार बन गई तो खर्चा हो रहा है। तो जल्दी से बताइएगा अगर सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा और नहर खर्चा करती जा रही है तो क्या सरकार और करेगी, क्या सरकार और करेगी? इंद्रजीत कह रहा महापुरुष की परीक्षा देने का मन नहीं। आप ही लोगों में बता रहा हूं, आप ही लोगों में अचानक ऐसी ऐसी बीमारी पैदा करोगे ना, प्रीलिम्स कब है 19 जून को है, एक दिन पहले ऐसी बीमारी पैदा करोगे जो डॉक्टर को नहीं पता, इसलिए प्रीलिम्स नहीं देने जा रही हूं। प्रीलिम्स से पहले क्या क्या होता है सारी स्टोरी हमारे पास है। हम तो अपने बच्चों को जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं हम कहते हैं प्रीलिम्स से एक रात पहले अगर ऐसे वाले ख्याल आ ना हमको मैसेज भेज देना, हम बता देंगे। और अगर मरने वरने का भी प्लान है, सुसाइड करना है तो भी हम अच्छा वाला तरीका बता देंगे जिससे तेजी से हो। ऐसा ना हो कि बीच में कुछ अधूरे रह गए, ना पूरे गए, आधे रह गए, उसकी वजह से बहुत ज्यादा जीवन खराब हो जाए। जाना है तो फुल निकल जाना है 16 जून को। तो 15 जून को देखिएगा ऐसी ऐसी बीमारी पैदा करेंगे ना लोग, अपना क्या पूरे घर का चश्मा तोड़ डालेंगे। क्यों? क्योंकि कहानी बनानी है कि हम प्रीलिम्स क्यों नहीं दिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या भारत सरकार अब कुछ कर पाएगी? खर्चा हो रहा है, खर्चा हो रहा है लेकिन टैक्स लेने वाली। तो गोरों ने तो सिस्टम को बहुत बढ़िया चलाया, डंडे की नोक पे चलाया, खूब लोगों का शोषण किया, गोरों ने किया, लेकिन भारत सरकार तो शोषण को नहीं कर सकती। तो भारत सरकार ने धीरे धीरे इसको भी कम कर दिया। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया है ना? यार देखिए पुनीता कुमारी है कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। पुनीता कुमारी मेरी लास्ट क्लास है, मुझे लगा कि यार कोई तो ब्लॉक भी होना चाहिए। गलती पुनीता जितना जवाब दे रहे ना दे पाएंगे यार, उतना क्षमता ही नहीं है बेटा, सॉरी है ना। मेरे सवाल का जवाब पुनीता कुमारी जी मेरे सवाल का जवाब दो, इचाई पढ़ लो, यहाँ तक क्लियर है। और रह के भाई पेट में दर्द हो जाता है लेकिन फिर भी हम पूरे जोश के साथ पढ़ा रहे होते हैं। और इसमें ये मेरे सवाल का जवाब दो, वो फिल्मों में गाना मेरे सवालों का जवाब दो। रोमांटिक मत होइए, टीचर हैं, एग्जाम के लिए परीक्षा के लिए रोमांटिक हो जाइए। चलिए दूसरा फेज, दो फेज हो गए, पहला फेज अपना फेज, दूसरा फेज ये वाला फेज। अच्छा इस समय में मुझे लगता है कि भारत की सिंचाई की मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जल्दी बताइए। डिमांड तो बढ़ेगी ना, अब वो आबादी भी कम नहीं है तो पानी तो चाहिए ना, पानी तो चाहिए कि नहीं, पानी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये वाला भी एक तरीका हमारे पास आ गया। अब और कौन सा तरीका है? 1970 में ये हमारा थर्ड फेज है भारत का। इसमें एक बड़ा बड़ा वाला फेज आ रहा है। जल्दी से बताइए कौन सी सिंचाई आई है? वो जो बच्चे किसी ने लिखा था ट्यूबवेल, ये किससे जुड़कर आया? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नलकूप कहते हैं।
इरिगेशन। ट्यूबवेल इरिगेशन क्या होता है? ट्यूबवेल इरिगेशन। सत्यम कह रहे सर बताइए ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें? सत्यम ऐसा सोचो कि मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। ईमानदारी से सत्यम एक बार दिल पे हाथ रख के करना, ये वाला खेल मत करना। तुम्हारे माँ बाप का, मम्मी पापा का जो तुम्हारे लिए किया है, एक बार सत्यम दिल पे रख के सोचना कि मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूँ। और जो विचार आएंगे ना बेटा उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। सत्यम मूर्ख सवाल बंद कर दो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करते हैं। एक बार अपने माँ बाप को ये जन सोच लो कि उनका ख्याल कैसे रखना है। तो जो भी दिमाग में विचार आता है उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। मजा लेते क्लास में, हम नहीं छोड़ने वाले। हमारी आखिरी क्लास है भाई, तब भी नहीं छोड़ेंगे। पेट में दर्द तब भी नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि ईमानदार कोशिश करो, पास हो जाओ। ये मजाक वाली करके ब्रेनस्टॉर्मिंग बता दीजिए, है ना? क्या फायदा? सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं सर इतना बेइज्जती मत कीजिए सर। मैंने सोचा कि इस समय चंद्रमा और मंगल पर वैज्ञानिक क्रियाएं चल रही हैं, सोचा कि कुछ प्रभाव प्लूटो पर भी तो पड़ा होगा। बेटा सुशील कुमार जी, आपका प्रश्न ये था कि सर उसको ग्रह बना के हटा दिया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या हमने सूर्य को क्या अपना तारा हटा के कुछ और उसका नाम कर दिया क्या? सुशील कुमार जी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने तो आपको पूरे मान दिया। मैं तो आपका प्रश्न भी कर दिया कि सूर्य के वैज्ञानिक जो करना करें, कोई दिक्कत नहीं। आपका सवाल आपसे सुंदर सवाल नहीं। मैंने तो कहा मेरे हिसाब से मैं अज्ञानी आदमी, प्लूटो का स्वभाव जो है बस इतना ही कह सकता हूँ। बताइए, पहले तो सवाल ऐसा पूछेगा, उसके बाद जो है अटका भी रहेगा सर प्लूटो कुछ तो हुआ, प्लूटो कुछ तो हुआ, प्लूटो कुछ तो हुआ। प्लूटो के ना अखंड भारत बनने वाला एक स्लॉट खोद दिए प्लूटो पर भी अब की बात। ट्यूबवेल इरिगेशन क्या होता है? या कथित और भाई प्लूटो कह रहा है ये सुशील भाई को, सुशील भाई तेरे से कोई इरिगेशन की बात कर लेते। प्लूटो को अपनी इज्जत बताओ, बचनी भाई मैं प्लूटो की प्लूटो को पूरा बैच लाखों बच्चों ने सुन लिया भाई। प्लूटो का सवाल पूछ रहा, प्लूटो की इज्जत की बात नहीं, इसकी बात कर लो। सच बताओ सुशील बहुत काम आ जाएगा, सच में ये बन जाओगे खुद हंसोगे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछा करता कि प्लूटो का क्या प्रभाव पड़ा। प्लूटो भाई हमने उसका नाम प्लूटो रखा, आज उसका नाम प्लूटो रख ले, जो मेटल रख ले, फर्क पड़ता है। जल्दी प्लूटो छोड़िए यहाँ पर। तो आपने क्या किया? आपका खेत है, आपने खेत में एक गड्ढा खोदा और ये भूजल है, इसमें आपका लगा हुआ है एक मोटर। ये किससे चलती है? करंट इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, ये डीजल मोटर हो सकती है, और आजकल तो भारत सरकार इस पे सोलर भी लगा रही है, सोलर मोटर। और ये भूजल का पानी जो है गड़ करके बाहर निकाल देगा। प्लूटो को भूल जाओ सुशील भैया, इतनी इज्जत बेकार में तुम सोच रहे हो। इज्जत कमा लूंगा, प्लूटो के सवाल को इज्जत मत दो। खूब पानी ही पानी, ठीक है? जल्दी से बता दीजिए इसके लाभ और नुकसान। इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। जो हमारे एक भैया पूछ रहे थे ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, माँ बाप के लिए, अपने जिन्होंने मेरे लिए कुछ किया उनके लिए क्या कर सकता हूँ, सोचना ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। बड़ी बड़ी बातें ना बनाएं। जल्दी बताइए इसके पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले तो कुआं हुआ करता था, एक तो गहरा कुआं हुआ करता था। ये हमने क्या किया बच्चों, मैं कुआं में बता देता हूँ। ये कुआं है, ये हमारे कुआं खुदा हुआ है। कुएं पर हमने क्या लगा रखा है, इस तरह से ये रस्सी बंधी हुई है और रस्सी से अंदर पानी, ये बाल्टी लटकती है, ये भी भूजल को निकाल। तो कृषि के लिए आसान हो गया, बहुत बढ़िया वैष्णवी दी। तो ये इजी है, हाँ जी बिल्कुल इजी, आसान है। बटन दबाओ पानी आएगा, बिल्कुल आएगा, इजी है। मुझे लगता है कि ये इसमें ये इंडिविजुअल भी है। सर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? उसमें सामुदायिक होता था, ये सामुदायिक नहीं। अपने खेत में जहां मर्जी लगाइए, अब आप किसी पर वो नहीं, वो सामुदायिक था। तो ये पिछला ये सामुदायिक नहीं है, ये आप अपना एकल तंत्र लगा लीजिए, इजी है। क्या मैं कह सकता हूँ लचीलापन है? लचीला है, लचीला फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी लगाओ जैसा भी, बिल्कुल अच्छी बात है। और इससे जल की उपलब्धता सारे समय उपलब्ध है, सारे समय। अच्छा कम क्षेत्रफल भी लेता है कि नहीं? भूमि का जो नुकसान हो रहा था, और इससे बाढ़ का भी कोई खतरा नहीं है, इससे बाढ़ का भी कोई खतरा नहीं है, सही कह रहा हूं? सर ठीक है, अरविंद सिंह कह रहे हैं सर बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है, समय की बचत है, बहुत अच्छी बात। डन 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 परफेक्ट। अच्छा ये बताइए कुआं और नल कुआं, ट्यूबवेल, कौन सा ज्यादा बढ़िया, कौन सा ज्यादा तेज है? सर ये वाला सबसे बढ़िया सर। कुएं में तो खींच के निकालना पड़ेगा, किसमें मेहनत ज्यादा है? कुएं में खींच के निकालेगा और थोड़ा सही है कि नहीं? सर ये वेल अपॉइंट का सब्स्टिट्यूट है शायद? नहीं सर, वो तो कुआं है, ये तो पारंपरिक तरीका है। कुआं क्या था? ये पारंपरिक था, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये अंतर है भाई, ये आधुनिक है, ये आधुनिक है, ये मॉडर्न है, और ये टेक्नोलॉजी पे आधारित है, ठीक है? डन, चल ठीक है। इसके कुछ नेगेटिव बताइए जरा, इसके नेगेटिव भी होंगे अगर ऐसा होगा तो। अगर है पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव भी होंगे। तो सबसे बड़ी बात, अभी तक हम क्या यूज करते थे? ये जो है ना बच्चों, यहाँ पे आइए जल्दी से, ये सब सतही जल ज्यादा यूज होता है। ये जो हम थोड़ा थोड़ा निकालते हैं ना, सीमित पर्यावरणीय प्रभाव, क्योंकि हम बहुत ही कम यूज करते थे। और यहाँ पर भी बच्चों तालाब जो है ना, सतही जल पे ज्यादा जोर था। जो नदी पे आ गया, जो हमें मिला, हम उसी पर थे। यहाँ पर भी हमने किसको मोड़ा? सतही जल, सरफेस वाटर ही था। लेकिन यहाँ हमने किसको छेड़ दिया बच्चों? भूजल, ग्राउंड वाटर। और मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है कि ग्राउंड वाटर का मतलब आपके दादा दादी, आपके जितने भी परदादा दादी, जितना भी आपका कहीं से भी दौलत आई है, वो सारा आपके कई वंशों की दौलत जो यहाँ पे एकत्रित है। ये एकत्रित दौलत है, पृथ्वी ने इन्हें इकट्ठा करके भर के रखा है। ये इंश्योरेंस है, अगर कहीं पे शॉर्टेज पड़ी तब जाकर इसे यूज करें, क्योंकि बार बार भरा नहीं जाता, ये बार बार भरा नहीं जाता, ये बहुत धीरे इसमें रिचार्ज होता है। और अगर हमने इसे ही यूज करना शुरू कर दिया, कि मतलब जो हमारे घर में आपके पिताजी जो ला रहे हैं, जो भी सैलरी, उससे ज्यादा खर्च करके आपका जो संचित है, जो दादी बाबा देकर चले गए, वो भी हम जो है खर्च कर रहे हैं, इसको खत्म कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इससे क्या हुआ? भूजल का अति दोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, भूजल अति दोहन। भूजल जैसे जैसे उसमें पानी कम होने लगा, जैसे जैसे उसमें पानी कम होने लगा, लवणीयता बढ़ गई तो लवणीयता होगी। और मैं बता दूं, भूजल भंडार
नष्ट हो गए। एक्वीफर कहते हैं अंग्रेजी में, एक्वीफर कोलैप्स। जिन चट्टानों में भूजल भरा रहता है वो भी टूट गए। और एक और बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, एक बात बताइए, आपको कोई कहे कि भाई रस्सी डाल के कुआं से पानी निकालना है, जाओ 3 घंटे सिंचाई करो, तो आप बहाना बनाओगे कि नहीं, अरे यार आज मन नहीं है, हिम्मत नहीं है, 3 घंटे करना है, सारी समस्या होगी कि नहीं होगी? ये सारी समस्या होंगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर कोई आपको बोले भाई जाते हुए बटन दबा देना मोटर का, तो अचानक दबा दोगे कि नहीं? और मैं आपको बताना चाहता हूँ किसान जो है, यहाँ पर क्या हुआ, पंजाब के किसानों में ऐसा हुआ कि बटन दबाया भूल गए तो भाई पूरा का पूरा खेत में पानी भर गया, फ्लडिंग हो गया, फ्लड इरिगेशन होने लगा। फ्लड इरिगेशन का मतलब पूरा का पूरा खेत पानी से भर दो, भले ही उसकी जरूरत है या नहीं है, भर दो, तो सारा का सारा जो हमने पानी नीचे लगाया था, जो भी यहाँ पे पानी था, भूजल का स्तर धीरे धीरे नीचे आने लगा, हमने अपने भंडार को बंद करके सतर्क कर दिया। तो क्या मैं कह सकता हूँ बहुत ज्यादा जल की बर्बादी। धीरे धीरे पानी कम पड़ने लगा और मैं आपको बता दूं ये पानी बच्चों हमारे पेयजल में भी काम आता है, सब चीजों में काम आता है। ये सारी चीजें यहीं पर चली गई। कोई गरम मृदा का कटाव, बेटा शायद तुम मतलब पिछले होगे वीडियो में पीछे चल रहे होगे, अभी तो हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो हम क्या कर रहे हैं, भूजल से पानी निकाल रहे हैं बहुत तेजी से। दिस इज अ वेरी फास्ट मेथड। भाई एक बात बताओ, एक बैल जो है घूम के पानी निकाल रहा है और एक मोटर घूम के पानी निकाल रही, कौन ज्यादा नुकसान करेगा? अति सिंचाई हुई है, बाढ़ सिंचाई से इलेक्ट्रिसिटी की बर्बादी हो रही है। चलिए दूसरे बराबर के खेत में भी चला जाता है, गांव में लड़ाई होती है, बिल्कुल होती है। और सिर्फ यही नहीं बच्चे, उर्वरा जो होती है ना, उर्वरा भी जो आपके एग्रीकल्चर जो फार्म में जो फर्टिलाइजर होगा दूसरे के में जाएगा कि नहीं होगा? गांव में खूब लड़ाई खूब। अच्छा एक और बात बताओ, अब यहाँ पर आप सोचते हो एक, क्योंकि आपको आसान लगता है खेत में कई लगा देते हो, इधर भी लगा देते हो, इधर भी लगा देते हो, क्या करते हो, मोटर तो बनी। उसके बाद आप देखेंगे किसान एक चीज में कहते हैं कि नहीं हमारी बिजली का बिल माफ करो, तो किसी को बिजली आनी कि नहीं आनी? सब फ्रेश वाटर की कमी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो पेयजल की कमी होती है, भूजल के भंडार जो संचित करते हैं, ये पानी हमारा पानी, ये पानी सरकारी पानी है, सरकार देगी, क्या दिक्कत हो हटाओ। ये भाई मुझे किसी से मतलब नहीं, अपना काम बनना चाहिए, मेरे खेत में पानी है, बाकी मरे भाड़ में जाए। किस चीज ने हमें स्वार्थी बना दिया, किस चीज ने हमें प्रकृति के विरुद्ध कर दिया, सोच के देखिएगा। किस चीज ने हमें उस सतह पे ला दिया कि आज हमारे पास पानी जो भी चाहे वो कम हो जाएगा कि नहीं? किसी ने कहा अर्थक्वेक सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत ही दूर की बेटा ये सारी आइडिया। तो जब तक सोलर नहीं होगा तब तक इससे ग्लोबल वार्मिंग पर भी इम्पैक्ट होगा। बेटा आकाश कुमार दास, सोलर हो चाहे ना हो, पानी खत्म। आधुनिकता है भाई, आधुनिकता है। आधुनिकता के नाम पर हम अपना ही पैर काट रहे हैं, सोच के देखिएगा। आधुनिकता के नाम पर हम अपना ही पैर काट रहे हैं, काटें कि नहीं काटें? कितने लोगों को मोटे तौर पे सिंचाई की जरूरत, सिंचाई के बदलते प्रारूप समझ में आए? किताबों में नहीं है, किताबों में ऐसे नहीं है। सिंचाई के बारे में बताया जाएगा, ये होगा थोड़ी देर को एक बार को सोचना, क्योंकि जब इस पे प्रश्न आएगा तो अपने विचार अपनी तरह से लिखने होते हैं, उन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करना होता है, बहुत कुछ करना होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें दी और इस पर और भी चीजें लेकर आऊंगा, बट कितने लोगों को समझ में आया? थोड़े विचार भी बन गए। याद है किसी छात्र या छात्रा ने लिखा था कि सर ये पूरे देश में सिंचाई क्यों नहीं है? बेटा पूरे देश में सिंचाई नहीं है तो क्या जो बात मैंने आपको कही, क्या मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ हूँ? अगर मैंने आपसे ऐसी बात कही तो नहीं। मैं तो ये बता रहा हूँ कि आधुनिकता में पारंपरिक को भूल जाना बेवकूफी होगी कि नहीं होगी? आधुनिकता के घमंड में हम वेस्टफुल यूज ऑफ वाटर करें तो बेवकूफी होगी कि नहीं? जल की बर्बादी करना कितना बड़ा पाप होगा या नहीं होगा? और कौन सा जल पे निर्भरता ज्यादा अच्छी है, भूजल पर या सतही जल पर? सोच के देखिएगा, किस जल पे निर्भरता ज्यादा स्थायी रह सकती है, सस्टेनेबल है? विच वाटर यूज इज मोर सस्टेनेबल, सरफेस या ग्राउंड वाटर? सरफेस और ग्राउंड वाटर, जल्दी से बताइए, सरफेस या ग्राउंड वाटर, किस पर निर्भरता ज्यादा अच्छी है, सरफेस या ग्राउंड वाटर? आपके उत्तरों से मुझे आपकी समझ पता चलेगी। कुछ लोग फिर भी ग्राउंड वाटर बोल रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि वही वाली बात है कि आप जो है दादी दादा का खजाना खत्म करना चाहते हो। अरे भाई सरफेस वाटर अभी बताया था ना, हर साल 110 सेंटीमीटर आता है, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर आता है, वो पुनर्चक्रित हो जाता है, भूजल का बार बार भंडार नहीं भरा जाता। तो हर कोई समझता नहीं, बट फिर भी ओके है, कोई बात नहीं, कुछ लोग अभी भी भूजल पर जाना चाहते। तो सचिन सर फिर क्या करना चाहिए? तो मैं अब आपको कुछ चीजें दिखवाना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ा विचार आपका बन गया है और आप में से जितने लोग किसानी में है, खेती में है, तो वो जो है कुछ और सोच के देखिएगा। और ऐसा नहीं मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, मैं अभी आपको लघु सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन से भी परिचित कराऊंगा। मेरा इरादा ये कि आपकी सोच बने, और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको ज्योग्राफिकल बताया है, ज्योग्राफिकल ही मेरा इरादा है, मेरा इकोनॉमिक्स वाला कोई इरादा नहीं है। ना मैं वैसे सोच रखता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स को बेहतर लगा सकता हूँ। सर नलकूप को मैदान में लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, सरफेस इरिगेशन से जल्दी होता है। हाँ जी गुरुजी, गांव में तो ट्यूबवेल से पानी खेत में देने लग गए, लेकिन गुरुजी 1 बीघा खेत में किराया 100 रुपये लेते हैं गांव में 1 घंटे के लिए। बेटा वो सब कुछ ठीक है उस्मा जी, मैं सब समझ रहा हूँ, वो आपको तो खेती की सिंचाई का पैसा तो लग रहा है, बट आप जो कह रही है जाएगा डीजल का पैसा, यही हुआ ना। बट मुझे एक बात बताओ, एक पर्यावरणीय खर्चा भी हो रहा है बच्चे, मुझे भूजल आप निकाल रहे हैं, तो पर्यावरणीय खर्चा भी हो रहा है, ठीक है? चलिए कुछ चीजें लिखते हैं। पहली बात, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, ठीक है? पहला बिंदु। दूसरा इंग्लिश में लिखवा दूंगा, ठीक है? उष्णकटिबंधीय देश है तो यहाँ पर क्या होता है? वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन अधिक है। भारत में वर्षा का असमान वितरण है। स्थानिक वकालिक, भारत में वर्षा भी अलग अलग पड़ती है, ठीक है? और भारत में मृदा के भिन्न प्रकार हैं, तो कुछ मृदा में ज्यादा सिंचाई की जरूरत है, कुछ मृदा में कम सिंचाई की जरूरत है। तो इंडिया इज, इंग्लिश वालों के लिए लिख रहा हूँ, ट्रॉपिकल कंट्री है, तो उस वजह से वार्म है, गर्म होने की वजह से इवेपोट्रांसपिरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है।
तो पानी का बहुत लॉस है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन है। और मृदा के भिन्न प्रकार हैं, डिफरेंट सॉइल टाइप्स, डिफरेंट मॉइस्चर डिमांड। तो अलग अलग मांग होती है मॉइस्चर की, कोई ज्यादा मृदा लेती, कोई कम लेती। इस वजह से भारत को सिंचाई की जरूरत। इंडिया नीड्स इरिगेशन। कुछ डेटा दे रहा हूँ। तो बच्चों 2022 और 23 में नीति आयोग के हिसाब से आउट ऑफ 141 मिलियन हेक्टेयर ग्रॉस सोन एरिया 70 कितना है, कुछ 140 का आधा अगर 52 करता हूँ तो 73 ले लीजिए। 73 मिलियन हेक्टेयर इज नेट इरिगेटेड एरिया। हिंदी में इक्वेशन में लिखा 73 मिलियन हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र बटा 141 मिलियन हेक्टेयर कुल कृषि क्षेत्र। तो जल्दी से बताइए हिंदी और इंग्लिश वाले, क्या भारत 100% सिंचित है या नहीं है? क्या भारत 100% सिंचित है? अगर 100 तो 141 होता है कि नहीं? तो नहीं है। तो नीति आयोग के अनुसार भारत का 52% 52% एरिया और किससे सिंचाई हो रहा है? सब चीज़, नहर है, कुआं है, नलकूप है, तालाब है, उन सबको मिला लीजिए, उन सबसे अभी भारत कितना है? 52% इरिगेटेड एरिया। ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी छात्र मुझे सुन रहे हैं, ताकि आप फिर कभी किसी टीचर से ना कहें कि सर 100% इरिगेटेड क्यों नहीं है। तो एक और जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय के हिसाब से, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, इंग्लिश में भी जल शक्ति मिनिस्ट्री लिखेंगे, जल शक्ति कहा जाता है, के अनुसार कंट्री कैन क्रिएट इरिगेशन पोटेंशियल अबाउट कंट्री कैन क्रिएट इरिगेशन पोटेंशियल in only 60% of arable land। केवल 60% कृषि योग्य भूमि में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकती है। भारत में 40% क्षेत्रों में ये जो बड़ी कृषि योजनाएं हैं ये नहीं पहुंचाई जा सकती। 40% क्षेत्र रेनफेड रहेगा, वृष्टि आश्रित रहेगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ड्यू टू ज्योग्राफिक एंड हाइड्रोलॉजिकल लिमिटेशंस। हाइड्रोलॉजिकल क्या होता है? जलीय और भौगोलिक और जलीय हाइड्रोलॉजिकल जल आधारित सीमितताओं के कारण ये संभव नहीं है। तो भारत को क्या रहना पड़ेगा बच्चों? भारत को वर्षा आधारित रहना पड़ेगा। क्योंकि आप सोचिए कि नदी तो होनी चाहिए तब जाके नहर निकालूंगा, या फिर कोई पहाड़ होना चाहिए तो उसकी ढलान पर कुछ लेकर आ जाऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें संभव नहीं हो पा रही हैं। क्लियर? पंकज कुमार जी, बुकलेट छोटा टॉपिक है, बुकलेट में दिया हुआ है जो करा। पंकज कुमार जी, आपका इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी पर है। भौगोलिक कारणों से भारत में 100% क्षेत्रों में कृषि नहीं पहुंचाई जा सकती। तो कृषि योग्य भूमि प्लॉट बन रहे हैं, आने वाले समय में कृषि की भूमि भी कम रह जाएगी। विषय में ऐसी बातें होती है कि भारत के पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गया? खुशबू करिए एग्जाम्पल सर। खुशबू मुझे नहीं पता किस चीज के एग्जाम्पल ला रहे हैं, ये तो जल शक्ति मंत्रालय की सूचना मैंने आपको सूचित किया है। ये हुआ आपकी 2 सूचनाएं जो मैंने आपको दी। तीसरी चीज मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, किसी भी स्थान पर सिंचाई प्रणाली का चयन, किसी भी स्थान पर सिंचाई प्रणाली का चयन निम्नलिखित कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिंचाई प्रणाली का चयन मीन्स सिलेक्शन ऑफ इरिगेशन टाइप डिपेंड्स ऑन फैक्टर। कौन से फैक्टर हैं वो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूँ। पहला है पानी की उपलब्धता, पानी है भी या नहीं, पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर नदी है तो नहर बना सकते हो, नदी नहीं है तो नहीं बना सकते ना। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है उस पर डिपेंड करेगा कि वहां से सही जल है तभी तो बना पाओगे। उसके बाद दूसरा, वहां की जलवायु, किस प्रकार की जलवायु, क्लाइमेट और एटमॉस्फेरिक फैक्टर हो सकता है। तीसरा है वहां की मृदा। चौथा है वहां का उच्चावच, अंग्रेजी में कहते हैं रिलीफ एंड टोपोग्राफी। और पांचवा जो हमारे पास है वो है वहां का फसल का प्रकार, जो आप फसल लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो पानी
पानी सिंचाई के लिए है पर भौगोलिक रूप से समस्या है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो ये सब हो गया सर। इंडस्ट्री के जो क्लास अटेंड करते हैं पूरे दिन जो है 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन परीक्षा पास नहीं कर पाते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 6 ही घंटे पढ़ते हैं और परीक्षा भी पास कर जाते हैं। तो क्या परीक्षा पास होना इस पर निर्भर करता है कितने घंटे आप पढ़ते हैं? नहीं, जितने घंटे पढ़े उसमें उत्पादकता कितनी है। तो चाइना के जो कृषि है उसमें उत्पादकता ज़्यादा है। चलिए सभी लोग ये किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, किताबों में क्या है ऐसे ही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे बोरिंग तरीका है ये सीखने का। किसी भी स्थान पर सिंचाई प्रणाली चयन करने के निम्नलिखित कारक, ये सबसे बोरिंग तरीका है। बच्चे इसको लिखते हैं, फिर याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। आसान तरीका ट्राई करेंगे सब लोग। आसान तरीके में इतना मजा आएगा आपको कि आप कहेंगे यार ये तो मैं ही कर गया सब कुछ। ठीक है, इसे कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के हायर ऑर्डर तरीके। ये तो बहुत ही मतलब, ठीक है। जयवीर कह रहा है सर जी क्यों उत्पादकता ज़्यादा है? इसीलिए जयवीर क्योंकि आपको ये समझ नहीं आया। जैसे इस क्लास में बहुत से लोगों को मेरे विचार से समझ सर वहाँ पे चाइना में उत्पादकता क्यों ज़्यादा है, तो जयवीर ये पूछना चाहते हैं भाई यही अंतर। यहाँ बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे उत्पादकता जो मैंने उदाहरण दिया कि इस क्लास में कुछ बच्चे जो भी सीमित मास्टर जी देते हैं उनको समझ के उससे ज़्यादा उत्पादन कर जाते हैं। तो जयवीर नहीं समझ पाऊंगा, है ना, कोई बात नहीं बेटा, वो सबकी उत्पादन मैं नहीं बताऊंगा। 5 दिन लोग आप बताएंगे। मेरे पास एक प्रश्न है, मेरे प्रश्न को लिखिए प्लीज। मेरे प्रश्न को सभी लोग लिखेंगे। वाई प्लेन्स आर बेटर suited for, हिंदी में लिखवा दूंगा, चिंता मत करिए। Why plains are better suited for canal irrigation than plateau? पठार की तुलना में मैदानी भागों में नहर सिंचाई क्यों बेहतर है? हर बच्चा इसका जवाब दे। आप सोच के देखिए, सब लोग सोच के देखिएगा। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा कि मैदानों में नहर सिंचाई क्यों बेहतर होती है? नहर सिंचाई एक बेहतर विकल्प क्यों है? क्यों बेहतर विकल्प है? ये मेरा पहला प्रश्न है। देखिए कितने लोग इसका जवाब दे सकते हैं। सर यहाँ पे सॉइल ऑफ फ्लैट सरफेस, ठीक है, सब फ्लैट सरफेस। तो बेटा ऐसे लिखो, सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए, ऐसे लिखेंगे। सर यहाँ पर मृदा मुलायम है, उसमें खुदाई आसान है ना, खुदाई आसान है तो खुदाई से नहर बन सकता है, पहली चीज। दूसरी बात, नहर के लिए क्या चाहिए? बड़ा विस्तृत क्षेत्र चाहिए। सर मैदानों में विस्तृत क्षेत्र मिल जाते हैं जिनमें ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होता, तो नहर बनाना आसान होता है। समझ में आ रहा है? सर नदियां मैदान में बहती हैं, नदियां तो सभी जगह बहती है, किसी का पठार पे नदियां नहीं बहती, क्या मूर्खता वाली बात करो? सभी लोग बताइए कि कृष्णा गोदावरी पठार पे बहती भी नहीं जाती, क्या मूर्खता वाली बात कही बच्चे? ऐसे वाला करोगे तो फिर वही वाली बात होगी कि चाइना में ज्यादा हो जाता है, भारत में नहीं होता। समझ में आया जयवीर जी? उत्पादकता क्या होती है और उत्पादन क्या होता है? सर मैदानों में जलोढ़ मृदा है, आसानी से हो सकता है। सर मैदानों में खूब सारा पानी भी है, सीमित पानी नहीं है सर, ये नहरों में इतना चाहिए होता है। अच्छा सर मैदानों में एक और बात बताऊं, ध्यान दीजिएगा, लॉजिक देखिएगा। जयवीर जी को उत्पादकता कहते हैं, मैं कहता हूं ना बच्चों, मैंने आपको सीमित पढ़ाया लेकिन आप देखेंगे आपके विचार दौड़ने लगेंगे। जयवीर जी खास ध्यान दीजिएगा, आशा है आप भी अपने कॉपी पे लिख रहे होंगे, नहीं तो ये रह जाएगा चाइना हमसे आगे कैसे होगा। चाइना की कुंडली चेक कीजिएगा। एक बात बताइए सभी लोग कि कहां पर सघन आबादी और सघन कृषि है? सघन आबादी और सघन कृषि कहां पर है? सर सघन आबादी और सघन कृषि तो यहाँ पर है, तो पानी की ज्यादा मांग कहां पर है? सर यहाँ पर ज्यादा मांग है। और ज्यादा पानी कौन देता है? नहर देती है, तो अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नहर के लिए, नहर को पता है आपको कि नहर बनाने में बहुत खर्चा लगता है, नहर की देखरेख करने में बहुत खर्चा लगता है, तो वो कहां पर होगा? जहां पे सघन खेती होगी, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा। सभी लोगों को विचार मिले कि नहीं? इसे कहा जाता है बच्चों उत्पादकता। ये तरीका भी है। पहला तरीका क्या है? मूर्खता। 5 बिंदु लिख दो और उसके बाद ऐसे बोलो चाइना हमसे आगे क्यों है, और यहाँ पर क्या है? ठीक है, प्रश्न लिखो, प्रश्न आपके दिमाग के ढक्कन खोल देंगे। कितने लोगों को ये तरीका अच्छा लगा? पिछले वाले में नोट्स का पीडीएफ तो है भाई, मैंने कहा ना ये वो तरीका है जो आपका अपना है, ये प्रजातांत्रिक तरीका है। वो तो मेरे नोट्स लिख लिए तभी पास हो गए, वो तो एग्जाम में जाके पता चलता है ये तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और चीज, एक और ये वाला खेल आगे बढ़ाएं। Why plains, ये पहला प्रश्न, Why plains are better suited for tube irrigation? हाँ जी, नलकूप सिंचाई के लिए मैदानी क्षेत्र क्यों उपयुक्त है? चलिए बताइए। अब दूसरा लेवल आ गया भाई, दूसरा क्वेश्चन बदल गया है। राहुल जा कह रहे हैं इजी टू टिक, बहुत सही जा रहे हो राहुल। बाकी लोग भी जैसे बेटा पार्टिसिपेट करो, इसको उत्पादकता कहते हैं, उत्पादन। और रोहित कह रहे हैं सर इसमें गड्ढा खोदना आसान, सभी लोग कह रहे हैं बोरिंग आसान। और सोचिए किशन गुप्ता ने अच्छा पॉइंट दिया सर, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा होती है। इसमें पानी का सीपेज होता है, सेडिमेंट्री होता है, तो इसमें भूजल भी ज्यादा होगा। पठार में यहाँ पे भूजल कम होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे कठोर चट्टान होती है ना, कठोर चट्टान होती है, भूजल भी कम होगा। यहाँ पर तो मुलायम चट्टानें हैं। सभी लोग बेटा बोरिंग बोरिंग बोरिंग, खेती तो कर दी आपने, खुदाई तो कर दी बच्चों। और सोच के देखो दूसरा, यहाँ पर खुदाई आसान है, खुदाई की कीमत कम लगेगी, और यहाँ पर भूजल भी ज्यादा है या नहीं? और मुझे बताइए कहाँ पर विद्युत उपलब्धता ज्यादा बढ़ गई? क्योंकि ट्यूबवेल के लिए बिजली आसानी से पहुंचा दी जा चुकी है। अब बच्चों आप मुझसे कुछ समझ सकते हैं कि मैंने आपको इसमें बिंदु नहीं लिखवाए, इसमें बिंदु लिखवाए थे 1 2 3 4 5 करके बिंदु लिखवाए। किसी भी सिंचाई प्रणाली का चयन पानी की उपलब्धता, जलवायु, मृदा प्रकार, उच्चावच, फसल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ प्रश्न को देखते आपका दिमाग बहुत तेजी से इसके उत्तर की तरफ दौड़ता है। अच्छा एक और चीज बताइए, इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में नलकूप ट्यूबवेल डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वाई? उत्तर भारत में पश्चिम से पूर्व जाने पर नलकूप की संख्या या घनत्व कम क्यों होता है?
देखिए कौन बताएगा। नलकूप का घनत्व, ध्यान दीजिएगा, सवाल बदल गया है। इसी सवाल को एक और तरह से भी लिखा जाता है। साधारण कुआं की संख्या घनत्व बढ़ता क्यों है। दोनों सवाल देखिए, जल्दी में मत होइए, एक ही सवाल के दो तरह के। जैसे जैसे उत्तर भारत में आप पंजाब से बिहार की तरफ जाते हैं, पंजाब से बिहार या पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं, तो ऐसा देखा गया कि नलकूप ट्यूबवेल की डेंसिटी नीचे हो जाएगी, ऊपर जाएगी। तो देखो अभी भी कोई यहाँ पर है, अभी भी पठार ही सोच रही है, बेटा ये मैदान की बात हो रही है, थोड़ा और सोचो, सोच के देखिए। किसी ने कहा ड्रेनेज सिस्टम मूर्खता मत करो, ट्यूबवेल होता है, क्या होता है ट्यूबवेल, आपके खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है। अरे नदी की ट्रिब्यूटरी से कुछ लोग जोड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, मुझे कुछ लोग अभी तक लगे हुए नदी ज्यादा है, नदियां नदियां नदियां, ट्यूबवेल का नदी से जुड़ा है, भूजल से जुड़ा है। सोच के देखिए, यहीं पर चीजें बदल जाती है भाई। पूर्व में यहाँ पे वर्षा ज्यादा है, अगर वर्षा ज्यादा होगी तो यहाँ तो पानी की उपलब्धता हमेशा ही है। वो देखो सलोनी कह रही है लेस कनाल, बेटा कनाल का ट्यूबवेल से कुछ लेना देना नहीं। ये दिखाता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों ने नोट से लिखे ना हर विषय के। आज सच में टेस्ट ले रहा हूँ बच्चों, रिजल्ट आने वाला है यूपीएससी का मेंस का। जो बच्चे ये वाला खेल अच्छा खेल लेते हैं ना, वो बच्चे मेंस तोड़ देते हैं और उनका इंटरव्यू कॉल आता है। जो बच्चे यहाँ पर एकदम हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, भले ही आपने सब टीचर्स के नोट्स लिख रखे, लेकिन यहाँ पर आपके हाथ पैर ढीले हो गए, ये तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है। और कह रहा है सौरभ गिरी बिकॉज ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफी, बेटा सारे प्लेन की बात हो रही है, उत्तर भारत के मैदानों की बात हो रही है। रिजल्ट आने वाला है यूपीएससी का मेंस का। जो बच्चे ये वाला खेल अच्छा खेल लेते हैं ना, वो बच्चे मेंस तोड़ देते हैं और उनका इंटरव्यू कॉल आता है। जो बच्चे यहाँ पर एकदम हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, भले ही आपने सब टीचर्स के नोट्स लिख रखे, लेकिन यहाँ पर आपके हाथ पैर ढीले हो गए, ये तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है। और कह रहा है सौरभ गिरी बिकॉज ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफी, बेटा सारे प्लेन की बात हो रही है, उत्तर भारत के मैदानों की बात हो रही है। सोच के देखिए, जब वर्षा ज्यादा होगी तो भूजल तो ऊपर ही आ जाएगा ना। जब बच्चों भूजल ऊपर आ गया तो मैं साधारण कुआं नहीं खोद लूंगा, मुझे उतनी जरूरत ही नहीं। लेकिन पंजाब में क्या है, पंजाब में वर्षा कम है, पंजाब में सतही जल कम है, मौसम पे डिपेंड करता है ना, वो भी। अच्छा एक बात बताओ, वहां पर ज्यादा बढ़िया कृषि हो रही है। कृषि किसकी ज्यादा विकसित है, ये तो आपने देखा ही नहीं। विकसित कृषि जिसकी वजह से जल मांग यहाँ पर ज्यादा है कि नहीं। बड़ा किसान कहाँ है, किसके पास है ट्यूबवेल खरीदने की ताकत, किसी ने नहीं लिखा है, किसी को दिमाग में नहीं आया। आप कह रहे हो नदियां वहां पर, आपको नहीं समझ में, पंजाब का किसान बड़ा किसान है, उसके पास पैसा है, उसके पास विद्युत है, वो जाकर खरीदेगा, उसको पानी की जरूरत है, भूजल तो है उसके पास। बताओ हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन कहां पर हुआ। बाजार के लिए कृषि कौन करता है, वाणिज्य कृषि कौन करता है, कौन दबा के पूरे देश को खिलाने के लिए बैठा है, पंजाब हरियाणा बैठा है, इनको पानी चाहिए, ये तो अपने लिए खेती करता है। पश्चिम बंगाल का तो छोटा किसान है भाई, ये क्या करता है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस क्या होता है, गुजारे भर के लिए। ये लगाएगा निवेश, किसी कोई आइडिया नहीं आया, आप नदियां कर लेते हैं। अरे छोटा किसान है, धान लगाता है, धान के लिए इतनी वर्षा हो जाती है, 100 सेंटीमीटर के ऊपर वर्षा है भाई। जब आपके सतही बिहार में इतनी बाढ़ आ रही है, सतही जल संसाधन जब आपके पास ज्यादा है, तो आप भूजल की तरफ जाओगे नहीं, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ पर, जल्दी बताइए, विद्युतीकरण कहाँ पर ज्यादा है, पंजाब की तरफ ज्यादा है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, बड़ा किसान कहाँ पर है, यहाँ पर है। कमर्शियल फार्मिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है। इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, कौन वर्ष में 3 बार फसल उगाना चाहता है, पंजाब उगाना चाहता है, पंजाब को धान भी लगाना है, पंजाब को कपास भी लगाना है, पंजाब सब लगाना चाहता है। सोचो, फिर से बता रहा हूँ, आज आखिरी क्लास है, आज आखिरी क्लास में मैं फेल हो रहा हूँ। अगर मैं अपने बच्चों को ये मैसेज नहीं दे पाया कि सिविल सर्विस की परीक्षा अगर आपको पास करनी है, कहीं किसी संस्थान से पढ़ो, किसी से पढ़ो, ये परीक्षा जहाँ किताब और जहाँ आपका शिक्षक खत्म होता है, वहाँ से परीक्षा शुरू होती है। परीक्षा आपके दिल से शुरू होती है और दिमाग में और दिल में अगर कनेक्शन शिक्षा नहीं जोड़ पाई तो लानत है भाई शिक्षा पर, तो ये नहीं कर पाई। किस तरह की शिक्षा, क्या करिएगा इस नोट्स का, क्या करिएगा, सचिन अरोड़ा ने लिखवाए थे 1 2 3 4 5, क्या करिएगा जब हम इतना। ये तो यूपीएससी का प्रश्न नहीं है कि पश्चिमी हिस्से में ज्यादा कनाल क्यों होती है या फिर प्लेटू में क्यों नहीं होती है, इतनी सी बात है भाई, इतनी सी बात है, इसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। और ये बता दूं, इसके लिए सचिन अरोड़ा नहीं तो स्कूलों में सिखा देना चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था को आंसू आ जाते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था ये नहीं करवा पाती, और हमने अपना सारा का सारा आजादी, सारी की सारी स्वायत्ता और सारी की सारी खुशियां किसको दे दी, किसी पीडीएफ को दे दी, किसी मास्टर के हवाले कर दी। मास्टर जी आप जानते हो भगवान, हम तो हमारे पियोनी मत पूछिए, पशु श्रम के लिए है, पशु श्रम के लिए। सोच के देखिए, 3 सवाल जो दम भरते हैं ना मेरे पास आकर पीडीएफ का, बहुत देखे भाई, 20 साल से देखा मेरे पास ये पीडीएफ बताए थे अंकल जो 1 रात पहले चश्मा तोड़े थे। चौथा प्रश्न, प्रश्नों में कैसे पढ़ाया जाता है आज वो सिखा रहा हूँ। आखिरी दिन मैंने कहा एक नया तरीका बताता हूँ, ठीक है। चौथा प्रश्न, वाई टैंक इरिगेशन। टैंक क्या होता है, बड़े बड़े टैंक बना दिए, कमरों जितने बड़े, गोदाम जितने बड़े। वाई टैंक इरिगेशन इज सुटेबल फॉर आर्कियन प्लेटू ड्रॉट प्रोन एंड हिल एरिया। पर्वतीय सूखा ग्रस्त व आर्कियन विकीर्ण पठार में टैंक जलाशय सिंचाई उपयुक्त क्यों है। प्रश्न में ही उत्तर छुपा होता है, सोच के देखिए। सोच के देखिए, और एक ही प्रश्न में बच्चों, एक ही प्रश्न में छुपा है 3 सुंदर उत्तर। इन सारे क्षेत्रों में क्या है, टैंक सिंचाई। ड्रॉट प्रोन, सूखाग्रस्त या सूखा, जहां सूखा ज्यादा होता है तो सूखा। ड्रॉट प्रोन मतलब सूखा प्रभावित
क्षेत्र। तो पहली बात, यहाँ नदी होती नहीं है, तो इन सब जगहों पर पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सतही जल का अभाव होगा कि नहीं होगा बच्चों? सतही जल है नहीं। जब सतही जल नहीं है आपके पास तो कैसे करिएगा? जब सतही जल नहीं है तो कैसे करिएगा? सोच के देखिए। दूसरा, रेतीली मृदा होती है, मृदा में जल ह्रास तीव्र, हाई इवेपो ट्रांसपिरेशन। नहर है नहीं, नहर बनाऊंगा तो नहर पे से सब पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, मेरी मृदा में रुकता ही नहीं, रुकता नहीं, दिक्कत है कि नहीं, समस्या होगी। ठीक है, उसके बाद जो भूजल है, भूजल तो हो सकता है ना ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज स्लो, यहाँ पर पानी नहीं आता तो भूजल भी नहीं, ना आपके पास भूजल है, ना आपके पास भूजल है बच्चों, ना आपके पास सतही जल है, तो क्या करोगे? क्या करोगे? टैंक बनाओगे कि नहीं? टैंक में पानी भरोगे? आपने सुना वर्षा जल संचय? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपना टैंक भर के रखेंगे, टैंक ही बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? क्या है कि पानी रुकता ही नहीं, ढाल बहुत ज्यादा है तो पानी बस बह जाता है। अगर उसको संचय नहीं किया, टैंक में नहीं लिया, तो शॉर्टेज पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? जल्दी से बताइए, शॉर्टेज पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? की होती है या कम कृषि होती है? कम कृषि होती है। अब इसमें नहर बनाने गए, इसमें टैंक बनाने गए, तो नहर बनाने में बहुत पैसा लगेगा, टैंक तो सस्ते में बन जाएगा। स्थानीय लोग मिलकर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? एक माइक्रो स्केल पे पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है या नहीं है? और आर्कियन यूगेन की अगर मैं बात करूं, आर्कियन यूगेन चट्टानें क्या है? ये बहुत ही हार्ड चट्टानें हैं, ठोस कठोर चट्टान, ठोस और कठोर होगी तो इनमें नहर बनाना मुश्किल है, नहर बनाना मुश्किल है। भूजल का रिसाव होता है इनमें, वो भी कम होता है। सो कनाल डिगिंग का कनाल डिफिकल्ट, ग्राउंड वाटर रिचार्ज वो भी कम है कि नहीं? और नदियां भी ज्यादा नहीं है, नदी भी ज्यादा नहीं है, तो बताइए इन सब पर ये बनेगा या नहीं बनेगा? मेगा करीब 90 दिन की स्ट्रेटजी का सेकंड फेज आ गया, लेकिन मार्क में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। मेगा बिल्कुल सही जा रहे हो, अब तो तुम्हारा मन कर रहा है नंबर लाने का, पहले फेज में तो नंबर लाने का मन भी नहीं होता, तब ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आ रहा। बढ़ेगा बढ़ेगा, टेस्टिंग बनाओ बेटा, चिंता मत करो। हमने बोला था कि थर्ड स्टेज पे भी जाना, थर्ड स्टेज पे सेकंड डिवीजन आएगा तब जाकर बनेगा वो। तो अभी जो आत्मविश्वास हिला हुआ बिल्कुल धैर्य रखो बेटा, घबराना नहीं है। सतही जल का दबाव और बहाव या जो भी है, चलिए कुछ मैंने आपको ए तरीका दिया, मैंने आपको 5 या 6 कारक लिखवाए डिक्टेशन, और बी में उसी विषय पर 5 या 6 प्रश्न दे दिए और उत्तर में कारक ब्रेनस्टॉर्म किए। दोनों तरीके कौन सा बेहतर? उत्तर में 2 तरीके, ए और बी, कौन सा बेहतर? तो देखो बच्चों, मैं चाहकर भी कुछ भी करूं कोई बदल नहीं सकता, मैं चाहकर कुछ भी करूं कोई बदल नहीं सकता। इस क्लास में अभी भी मेरे कहने के बाद भी 99% लोगों को केवल डिक्टेशन और पीडीएफ चाहिए, केवल वही ढूंढ रहे हैं जो शिक्षक बोल देगा कि भैया ये मैंने कह दिया, अभी भी ए लिखने वाले बहुत मिलेंगे, और मुझे इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि 99% तो परीक्षा पास ही नहीं कर रहे, 1% वो जो जैसे ने पूछा था चाइना क्यों आगे है, इनमें उत्पादकता है। 99% इसमें दे रहे हैं कि जितनी जानकारी मेरे पास होगी मैं आईएएस बनने वाला हूँ, इनके पास शिक्षा और उसका उपयोग कैसे करना है वो भी पता है। ठीक है, इन्हें डर चलाता है, इन्हें इनका लक्ष्य चलाता है, ये हारना नहीं चाहते, ये जीतना चाहते हैं। मैं इसकी जगह मैं इसको ज्यादा महत्व देता हूँ। इसके लिए हो सकता है मैं अपराधी हूँ, आखिरी दिन है, सॉरी बोल रहा हूँ। पहले दिन से जब से आपसे मिला हूँ, कुछ लोगों को शायद मेरी पहली क्लास से विश्व भूगोल से ये लगा हो यार, ये पता नहीं यार सोचने को बोलता रहता है। हाँ मुझे ज्योग्राफी आ तो गई, लेकिन क्या वही है? इतना आसान हो नहीं सकता, वही है यार। मैं खुद ही एनसीईआरटी पढ़ भी लेती हूँ, समझ भी आ जाता, वही है। जो नहीं आता वो भी दिखता है कि क्यों नहीं आ रहा है, वो भी है, संभव है। और अगर आपको डाउट है तो मैं आपको एक अभी लास्ट में एक और चुनौती देना चाहता हूँ। एक प्रश्न है मेरे पास, डिस्कस द geographical conditions for development of different types, the different sources of irrigation in India. भारत में विभिन्न सिंचाई प्रणालियों के विकास की भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आप ए से उत्तर दे नहीं सकते, जबकि बिंदु ए वाले ही है, लेकिन जितने लोगों ने भी किया है वो आसानी से बता सकते हैं कि ये भारत है, यहाँ पर नहर होगा,
यहाँ पर नहर होगा, नदियों में, नदी घाटियों में, तटों के मैदानों में नहर होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्यूबवेल होगा, टी ट्यूबवेल की मात्रा यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ये ट्यूबवेल से चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर टैंक होगा, टैंक 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 टैंक, इधर ऊपर कहीं टैंक नहीं लगाएगा, पहाड़ों पर टैंक लगाएगा और मरुस्थल में टैंक लगाएगा। बन गया, मानचित्र भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। डाउट ही नहीं है, डाउट ही नहीं है कि अगर शिक्षा आप तक पहुंचेगी, क्षमता आप तक पहुंचेगी, तो आप कहीं पे पिछड़ जाएंगे। केजीएस में एक ही सोच है, एक ही सोच है कि छात्र भी उतना ही प्रयास करेगा जितना शिक्षक करेगा। छात्र भी उतना ही प्रयास करेगा जितना शिक्षक करेगा, तो पीछे हटने की जरूरत ही नहीं। क्यों हटना है, क्या हटना है, जल्दी बताइए। हटने की जरूरत है क्या, सोच के बताइए। और हम किसमें फंसे हुए हैं? सर वो तो ठीक है, लेकिन सर किसी भी तरह से ना सर हमें झूठ बता दीजिए। आपको बताऊं, विश्व का 75% झूठ भारत ही उत्पादित कर रहा है। झूठ की मांग विश्व में भी खत्म हो गई है। झूठ महंगा रेशा है। झूठ कहाँ पर होता है, डेल्टाई क्षेत्र में होता है, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये पहले बांग्लादेश में जो क्षेत्र चला गया, उस क्षेत्र में डेल्टा में हुआ करता था। इसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा चाहिए होती है और ये उष्ण फसल है। भारत बांग्लादेश में डेल्टा में होती है। अब ये बात के लिए कोई बच्चा तब से लिख रहा है झूठ 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 झूठ। बता दी बात, मैं बता रहा हूँ 2 बिंदु और हमारी प्लेट में मिल जाएंगे झूठ पर। ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो मैंने आपके साथ थोड़ी देर से खेल खेला है, क्या प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, इसे उत्पादकता कहते हैं। तो बच्चों आज आखिरी दिन है, ना तो शेरो शायरी का दिन है, ना किस्से कहानियों का दिन है। बड़े दिन है इस पूरी यात्रा को सोचने का, जहाँ मैंने कहा छोटी सी लालटेन ही दे पाऊंगा मैं आपको। एक छोटी सी लालटेन आपका पूरा रास्ता आपको दिखा सकती है। उस लालटेन पर विश्वास रखिए, अपने पर विश्वास रखिए। भारत एक सुंदर मजबूत प्रजातंत्र इसलिए है क्योंकि प्रजा को अपने पर विश्वास है। जिस दिन भारत की ये प्रजा अपने को समझना बंद कर देगी और सोचेगी कि मेरे लिए एक पीडीएफ है, समझ लीजिए कि भारत का भविष्य वहीं पर अंधकार में हो जाएगा। एक शिक्षक के नाते अगर मैं अपने छात्र को एक आज़ाद सोच नहीं दे पाता हूँ, वो सोच नहीं दे पाता हूँ कि मेरा छात्र विषयों के ऊपर होकर सोच सके, जाति संप्रदाय धर्म के ऊपर होकर सोच सके, तो ऐसे शिक्षक का क्या लाभ है। अगर मैं आपको ये नहीं कह पाता हूँ कि बच्चों सुनो, आप मुझ पर आश्रित थे, आपने केजीएस मेरे विश्वास पे ज्वाइन किया, मैंने आपकी तितली पकड़ी, लेकिन आज आपकी तितली आपको वापस दे रहा हूँ। और वही बच्चे जिनकी तितली उनके पास मास्टर स्ट्रोक में थी, अभी आज या कल में उनका रिजल्ट आ जाएगा। तो वही कल को जाकर देश के बड़े भावी अधिकारी बनेंगे। उन्हें ये नहीं होगा कि चाइना हमसे ज़्यादा क्यों उत्पादकता रखता है, वो ये देखेंगे कि भारत में किस क्षेत्र में, पठार में, मैदान में, उत्तर भारत में, पर्वतीय भारत में कहाँ कमी है। उनके पास तरीके होंगे कि मणिपुर में जो आग लगी है उसे कैसे बुझाना है। उनके पास ये सोच होगी कि कैसे अमीर गरीब की दूरी को काटना है। उनके पास ये होगा कि किसानों के बारे में लोग जाने, किसानी के बारे में जाने। उनको ये भी होगा कि स्कूलों में जो लोग शिक्षा में जाते हैं उस शिक्षा के सही मायने मिले। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ अंतिम क्लास में कि मैं शिक्षक अपने लिए नहीं बना, छात्रों के लिए नहीं बना, मैं शिक्षक बना केवल उन शिक्षकों के लिए जिन्होंने शिक्षा को सही मायने दिए। ये मेरी कोशिश होती है उनको धन्यवाद देने की, मेरे शिक्षकों को, जिन्होंने शायद मुझे बहुत सारी क्लासेस नहीं पढ़ाया, जिन्हें मुझे बहुत सारी पीडीएफ नहीं दिए, लेकिन जिन्होंने मुझे शिक्षा के मायने बताए और जिन्होंने मुझे कहा यार ये मायने जो है लोगों को देना। मुझसे बेहतर बहुत से शिक्षक हैं भाई, मैं कुछ भी नहीं, कुछ शिक्षक हूँ, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा ज्ञानी शिक्षक होंगे, पर एक चीज़ ज़रूर सीखी है मैंने अपने शिक्षकों से कि शिक्षा बोझा नहीं ढोती है, शिक्षा हमें बोझ से आज़ाद करती है। तो केजीएस में जब मैं जुड़ा तो मेरी सोच यही थी कि मैं हूँ, आप जैसे विश्वास वाले छात्र हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, किताबें हैं, वो सारी अगर मिल जाएंगी तो कौन सी परीक्षा पे कौन सी चुनौती। और चुनौती और परीक्षा क्या केवल सिविल सर्विस तक, आने वाली सर्विस, हम तो कह रहे हैं सिविल सर्विस परीक्षा के लिए केवल एग्जाम के लिए नहीं, आने वाली सर्विस तक के लिए तैयार करते हैं, आपकी एक सोच विकसित करते हैं। सिविल सेवा को बड़ी चुनौतियाँ करनी होती है और इस बीच में अगर मैंने किसी छात्र को कुछ डांट दिया, कुछ बोल दिया, तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरे शिक्षकों ने बड़े हद से मुझे डांटा है, बड़े हद से मुझे बताया कि कहाँ गलत चीज़ में फंसे हुए, ये देखो इतना आसान हो सकता है। और जो एक मंत्र अपने पास रखना चाहो आखिरी दिन तो रख लो। जब भी किसी भी प्रयास में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा जोर और बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा है, तो समझिएगा कील पर बैठे हो, आसान तरीका कुछ और है। ठीक है, तो कुछ तरीके मैंने आप तक जो मैं सीख पाया आप तक शेयर किए। विषय मेरा भूगोल था, मैंने भूगोल के साथ ये सब किया। जो भी मेरी क्लासेस हैं आप सबसे अनुरोध है उन्हें दोबारा कर लीजिए। निश्चित रूप से मेरी क्लास को अगर आपको लगता है दोबारा करने में समय जाता है तो एक्सपर्ट देखिए, जो हमारी बुकलेट्स उनका यूज़ करिए। और निश्चित रूप से बहुत बहुत मन से आपको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ और बहुत सारी विशेष है मेरी कि आप लोग पास होइएगा, एग्जाम के बाद जरूर मिलेंगे। और अगर क्लास किसी कारण से नहीं भी हो जाते तो यात्रा बहुत जल्दी मत छोड़ दीजिएगा। 2 अटेम्प्ट मुझे लगता है कि ईमानदार कोशिश भी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख के छोड़ दिया, या वो जो हमने बताया कि चश्मा टूट गया, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, दिखाने के लिए बेटा 5, 6, 7 साल निकल जाए। ईमानदारी से 2 अटेम्प्ट हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा मेरी मुहिम है हिंदी माध्यम के लिए, जो मैंने भूगोल के लिए भी किया, भूगोल के छात्रों को मैंने कहा है कि कई बार मैं चाहता हूँ कि उनमें कौन अच्छे छात्र हैं उनको देखने के लिए मैं अलग अलग केजीएस के सेंटर्स पे पूरे देश में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आने वाला हूँ और उनसे व्यक्तिगत मिलूंगा अपने भूगोल के छात्रों से, ताकि उनके आंसर भी देख सकूँ, उनको बेहतर सर्व कर सकूँ। क्योंकि जो मेरे 25 बच्चे जिन्होंने इंटरव्यू दिया मास्टर शो के सारे इंग्लिश मीडियम के हैं, मैं चाहता हूँ कि हिंदी में भी आए। एंड ऑल द स्टूडेंट्स लिसनिंग टू मी हू आर इन बाइलिंगुअल, आई एम वेरी सॉरी। मुझे लगा कि बाइलिंगुअल के छात्र जो हैं कम से कम अंग्रेजी ना भी हो हिंदी तो समझ सकते, लेकिन हिंदी वाला जो बच्चा बाइलिंगुअल में है वो बिल्कुल अंग्रेजी नहीं समझ सकता, तो इसलिए दोनों को मिक्स करने की कोशिश की। कभी-कभी इसमें चूक हुई है तो उसके लिए भी माफी चाहूँगा। आशा करता हूँ कि ये कहीं पर भी आपकी सिलेक्शन के आगे नहीं आएगा और हमारी बुकलेट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। और जो इससे जुड़े हुए और भी चीज़ें बेटा वो अपडेट्स हम यूट्यूब चैनल पर भी और बाकी चीज़ों पर भी देते रहें। ठीक है, तो आपका और समय ना लेते हुए और आपके परिवार के खूब अच्छे सुख और स्वास्थ्य की कामना करते हुए, आपकी जल्दी इस परीक्षा में आपके रिजल्ट की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने जीवन में जुड़ने का मौका दिया और आपकी शिक्षा की जर्नी का मुझे अपना बात बनाया। धन्यवाद।